ज्योग्राफी फर्स्ट में आपका स्वागत है। इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी क्लास 12 का चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने अपने इस चैनल में इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी के 1 to 7 चैप्टर्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले आप उन वीडियोस को देख लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो भैया मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर पहला टॉपिक हमारे पास है टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। तो भैया इंडस्ट्री के टाइप की बात करें तो इंडस्ट्रीज़ को हम बहुत सारे तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके से उनको डिवाइड कर सकते हैं और इंडस्ट्रीज़ के बहुत सारे टाइप्स भी होते हैं, वो हम यहाँ देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले है ऑन द बेसिस ऑफ साइज, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कितना पैसा आप वहाँ पर डाल रहे हैं, साइज़ कितना बड़ा है इंडस्ट्रीज़ का, छोटी इंडस्ट्री है बड़ी इंडस्ट्री है, लेबर फोर्स एम्प्लॉयड कितने हैं वहाँ पे, ठीक है ना, कितने लोग काम कर रहे हैं, इनके बेसिस में हम लोग इंडस्ट्री को क्लासीफाई कर सकते हैं एज लार्ज। बड़ी इंडस्ट्री होगी ना अगर साइज़ बड़ा होगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी। मीडियम होगी ना जब इससे कम होगी। स्मॉल स्केल या कॉटेज इंडस्ट्री होगी जब सबसे छोटी इंडस्ट्री होगी, लेबर फोर्स बहुत कम होगा, इन्वेस्टमेंट वगैरह साइज वगैरह बहुत कम होगा। राइट, इतना समझ गए। इसके बाद नेक्स्ट, इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। भैया मालिकाना हक किसका है इंडस्ट्रीज में? अब आप बोलोगे मालिकाना हक के बेसिस में कैसे? तो भैया पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट। कंपनी किसकी है? गवर्नमेंट सेक्टर की, मतलब पब्लिक सेक्टर है। प्राइवेट सेक्टर, कोई इंडिविजुअल पर्सन उसको ओन कर रहा है तो प्राइवेट सेक्टर हो गया, ये हुई ओनरशिप। इसके अलावा जॉइंट एंड कोऑपरेटिव सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर यानी कि बहुत सारे लोगों ने मिलकर यहाँ पे क्या कर दिया, एक काम शुरू कर दिया। हो सकता है कि गवर्नमेंट भी यहाँ पे योगदान दे रही हो, या जॉइंट सेक्टर जैसे कि गवर्नमेंट और प्राइवेट कई बार पार्टनरशिप कर लेते हैं ना किसी प्रोजेक्ट में, ठीक है, वो हो गया जॉइंट सेक्टर का एग्जांपल। ठीक है, तो ये समझ गए कि ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप इंडस्ट्रीज को हम कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं। इसके बाद इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ द यूज ऑफ देयर प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे वो प्रोडक्ट जो यूज़ करती है, जैसे कि बेसिक गुड इंडस्ट्री, ठीक है ना, जो बेसिक गुड्स बनाती है, क्या कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज जो मतलब लार्ज प्रोडक्ट बनाती है जैसे कि कार वगैरह, ठीक है ना। इसके अलावा जो इंटरमीडिएट गुड इंडस्ट्रीज है जो इनके बीच में आ जाती है। इसके अलावा कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री जो डायरेक्टली कंज्यूमर्स के लिए बना देती है। ठीक है, अब कंज्यूमर गुड्स का एग्जांपल ले लें आपको समझाने के लिए, तो भैया जैसे ये बिस्कुट वगैरह हैं, ठीक है ना, तो नमकीन वगैरह है, डायरेक्टली कौन कंज्यूम करता है? इसको कंज्यूमर कंज्यूम करते हैं। ठीक है, और ये पर बेसिक गुड इंडस्ट्री की बात कर ले तो जैसे आयरन और इंडस्ट्रीज जो हो गई, ठीक है ना, इनको हम बेसिक गुड्स भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या है, बेसिक है किसी भी इंडस्ट्रीज का। ठीक है, समझ रहे हैं। इस आधार पे हम लोग इंडस्ट्रीज को डिवाइड करते हैं या क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोडक्ट। ठीक है, इसके अलावा एक और मेथड है जिसकी वजह से हम लोग क्लासीफाई कर पाते हैं इंडस्ट्री को, इस ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। जो रॉ मटेरियल होता है ना उसके बेसिस में भी हम इंडस्ट्री को क्लासीफाई करते हैं। जैसे पहला है एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री। अब भैया जिस इंडस्ट्री को एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट चाहिए होंगे ना वो हो जाएगी आपकी एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री। जिस इंडस्ट्री को लकड़ी वगैरह चाहिए होगी, टिम्बर वगैरह, वुड वगैरह, ठीक है ना, तो वो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री हो जाएगी, क्योंकि वो फॉरेस्ट से मिलेगा ना उसको सामान, रॉ मटेरियल वगैरह, ठीक है ना। यहाँ पर हम रॉ मटेरियल के बेस में क्लासीफाई कर रहे हैं। राइट, इसके बाद मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। भैया जिस इंडस्ट्री को पर्टिकुलर कोई मिनरल चाहिए होगा तो वो इंडस्ट्री क्या कहलाएगी? मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। ओके, इसके बाद है इंडस्ट्रियल प्रोसेस रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्री। तो भैया क्या होता है ना, कई बार कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती है जो किसी और इंडस्ट्री पे डिपेंड कर जाती है, ठीक है ना। अब देखो कोई भी इंडस्ट्री जो है ना वो अकेले वर्क नहीं करती है, इंडस्ट्रीज जो है वर्क करती है इन अ क्लस्टर। एक इंडस्ट्री जो है दूसरी इंडस्ट्री पे डिपेंड करती है, ये सभी एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं किसी ना किसी सामान के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम उन इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं, कौन सी? जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्री, जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रही है किसी बड़ी इंडस्ट्री को। ठीक है, समझ गए इस चीज़ को। तो इस आधार पे हमने क्या किया है कि जो इंडस्ट्री रॉ मटेरियल बेस्ड है उनको डिवाइड किया हुआ है। इसके बाद अनदर कॉमन क्लासिफिकेशन जो इंडस्ट्री का होता है इस ऑन द बेस्ड ऑफ नेचर ऑफ द मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट। ठीक है ना, अब जो मैन्युफैक्चर कर रही है ना इंडस्ट्री, उनके बेस में भी हम लोग उनको क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे पहला है हमारे पास मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज, ठीक है, दूसरा है हमारे पास केमिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज, तीसरा है केमिकल एंड अलाइड इंडस्ट्री, फिर है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फिर है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, फिर है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वाली इंडस्ट्री, फिर है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, फिर है कम्युनिकेशन इंडस्ट्री। तो आप समझ गए इतनी सारी तरीके की इंडस्ट्रीज है हमारे पास, और कॉमनली हम उनको 8 टाइप में डिवाइड कर रहे हैं। होप कि आप ये 8 टाइप समझ गए होंगे। भैया ईजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, जो फूड प्रोडक्ट बना रही है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो गई, टेक्सटाइल सेक्टर में है तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई, ठीक है। केमिकल एंड अलाइड इंडस्ट्री जो केमिकल वगैरह बना रही है, ठीक है। जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो हैवी वर्क कर रही है वो हो गया। मेटलर्जिकल इंडस्ट्री क्या है? जो मेटलर्जी का रिलेटेड वर्क कर रही है। कम्युनिकेशन इंडस्ट्री क्या है? जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का काम कर रही है, ठीक है ना, या मतलब कोई सर्विस सेक्टर में वर्क कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री नाम से ही समझ में आ जा रहा है, जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में है, ठीक है ना। तो हम लोग इंडस्ट्रीज़ को बहुत सारे तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। सो होप कि आप सारे टाइप समझ गए होंगे। यहाँ पे इजी है, खाली एक बार पढ़ना है इसको, फिर आप समझ जाएंगे। इसमें याद करने ऐसा कुछ भी नहीं है, जस्ट समझने जैसा है। एक बार समझ जाओगे फिर नहीं भूलोगे इसको। ओके, होप कि इतने समझ गए हो। अब आगे बढ़ते हैं। तो भैया इसके बाद लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ को हम लोग डिटेल में देख लेते हैं।
तो लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ जो है वो इन्फ्लुएंस हो रही है बाय सेवरल फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स से, जैसे कि रॉ मटेरियल अवेलेबल है या नहीं है, पावर मिल रही है नहीं मिल रही है, मार्केट नज़दीक है या दूर है, कैपिटल चाहिए भैया ज़्यादा चाहिए कम चाहिए, ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट सेक्टर अवेलेबल है या नहीं है, अच्छा लेबर वहाँ पे स्किल्ड लेबर है या नहीं है, या मैनुअल लेबर जो भी आपको चाहिए वो है या नहीं है। ये सारी चीज़ें हमको देखनी पड़ती है किसी भी इंडस्ट्रीज़ को लगाने के लिए, और ये फैक्टर्स हैं जो इंडस्ट्रीज़ को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। ओके, इसके बाद जो रिलेटिव सिग्निफिकेंस है ऑफ दिस फैक्टर वेरीज विद टाइम एंड प्लेसेस। भैया समय और स्थान के साथ जो होता है इनका जो सिग्निफिकेंस है बदल जाता है। ओके, और कॉमन सी बात है, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन रॉ मटेरियल एंड टाइप ऑफ इंडस्ट्री। भैया जैसा रॉ मटेरियल होगा वैसी टाइप ऑफ इंडस्ट्री होगी, ठीक है ना। हर इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल अलग अलग होता है, तो इनके बीच में क्या है, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है किसके बीच में, रॉ मटेरियल और टाइप ऑफ इंडस्ट्री के बीच में। ओके, it is economical to locate the manufacturing industries at a place where cost of production and delivery cost of manufacturing good to consumer are least। मतलब कि भैया जहाँ पे ऐसी जगहों पे जहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना, जो आपका पैसा लग रहा है बनाने में, वो कम से कम आए, ठीक है ना, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम से कम आए, और डिलीवरी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड, जो गुड्स आपने बना दिए हैं ना उनको जो आपको कंज्यूमर्स तक पहुंचाना है, ठीक है ना, ये कंज्यूमर्स तक पहुंचाना है, तो वो भी सस्ता बैठे, ठीक है ना। कि आपको सपोज करो कि बहुत दूर से जो है आपको कंज्यूमर तक का सामान पहुंचाना है, तो भैया यहाँ पे आपका ट्रांसपोर्ट चार्ज लग गया ना बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट ही बहुत महंगा हो गया, तो वो सामान की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। ओके, तो अगर वो सामान जो है जितना सस्ता हो जाएगा ना कंज्यूमर तक पहुँचने के लिए, जितना जल्दी पहुँच जाएगा, उतना क्या है आपकी जो कॉस्ट वगैरह है वो कम लगेगी, ठीक है ना, लीस्ट लगेगी, और ये ज़्यादा इकोनॉमिकल है दोनों के लिए, कस्टमर के लिए भी और इंडस्ट्रीज़ के लिए भी ज़्यादा अच्छा है। ओके, इसके बाद ट्रांसपोर्ट कॉस्ट टू ग्रेट एक्सटेंड डिपेंड ऑन नेचर ऑफ रॉ मटेरियल एंड मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट। तो भैया क्या होता है ना, कई बार जो इंडस्ट्रीज है वो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पर डिपेंड ही नहीं करती, क्योंकि जैसे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है, जहाँ मिनरल मिलेगा वो इंडस्ट्री लग जाएगी वहाँ पे, ठीक है ना, उनको पता है भाई यहाँ से मोटा मुनाफा हम लोग कमा लेंगे, ठीक है ना, तो वो इंडस्ट्री कहीं भी लग जाती है जहाँ पे मिनरल मिलना चाहिए, बस उसको प्रॉफिट दिखना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कोई जो मिनरल है बहुत प्रीसियस है, कोई बहुत पहाड़ वगैरह जैसी जगहों पे है जो आइसोलेटेड है, जहाँ पे बहुत कम पॉपुलेशन है, ठीक है, तो कोई मतलब नहीं है, इंडस्ट्री वहाँ पे लोगों को पहुँचा देगी, ठीक है ना, बुला लेगी, पैसे दे देगी अच्छी खासी, ठीक है ना, वहाँ पे रहने के वगैरह वगैरह, ठीक है ना, जॉब क्रिएशन कर लेगी, ठीक है ना, अपनी जो मशीन वगैरह है वहाँ पे पहुँचा देगी, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो जो मिनरल वहाँ पे मिल रहा है ना, मिनरल, तो उसकी कीमत ही बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होता है ये डिपेंड कर रहा है कि इस पर नेचर ऑफ रॉ मटेरियल कैसा है वो, और जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है वो क्या आ रहा है उस पर, ठीक है। इसके बाद ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ फैक्टर्स जो हैं जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ को, उसको हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो होप कि इतने समझ गए हो, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये पहला फैक्टर है रॉ मटेरियल। तो भैया रॉ मटेरियल को समझ लेते हैं हम लोग। तो भैया जो इंडस्ट्रीज है विच आर यूजिंग वेट लूजिंग रॉ मटेरियल आर लोकेटेड इन द रीजन वेयर रॉ मटेरियल आर लोकेटेड, ठीक है ना। देखो भैया जो इंडस्ट्रीज डिपेंड कर रही है किसमें, वेट लूजिंग रॉ मटेरियल, इसका मतलब है कि ये रॉ मटेरियल को यहाँ से यहाँ पहुँचाने में ना आपको बहुत हैवी कॉस्ट लग जाएगी, और जो उसकी वैल्यू है ना रॉ मटेरियल की वो भी घट जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में जो इंडस्ट्रीज होती है वो लगती है कहाँ पे, रॉ मटेरियल के पास पे, ठीक है। इसके बाद वाई आर शुगर मिल, जो शुगर मिल्स होती है इंडिया में, सोचो जरा, ठीक है, वो शुगर केन जहाँ पे उगता है ना उसके पास में ही लगती है, ठीक है ना। सिमिलरली द लोकेशन ऑफ पल्प इंडस्ट्री, कॉपर स्मेल्टिंग, पिग आयरन इंडस्ट्रीज, ठीक है, ये कहाँ पे लगती है, ये लगती है जहाँ पे आपको रॉ मटेरियल ईजिली मिल जाए, ठीक है ना। इनको मतलब नहीं है बाकी चीज़ों से, इनको रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है ना, सबसे पहले। इसके बाद आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो हो गई आपके पास, या आयरन ओर है, ठीक है ना, या जो कोल है, ठीक है, बोथ आर वेट लूजिंग इंडस्ट्री, मतलब कि जो कोल का ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत महंगा हो जाता है, ठीक है ना, और आयरन ओर का भी ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगा हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इंडस्ट्रीज़ को इसी के पास में लगा देते हैं, ठीक है ना। ऑप्टिमम लोकेशन फॉर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री शुड बी नियर रॉ मटेरियल, ठीक है। इसके बाद दिस इज़ वाई मोस्ट ऑफ द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आर लोकेटेड आइदर नियर कोल फील्ड। इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को कहाँ लगाते हैं, कोल फील्ड के पास, जैसे बोकारो हो गया, दुर्गापुर एक्सेट्रा, और नियर सोर्स ऑफ आयरन ओर, या फिर जहाँ पे आयरन ओर मिल रहा है, जैसे कि आपका भद्रावती है, भिलाई है, रौलकेला है, ठीक है। ये क्या है, ये आपके सोर्स हैं, किसके, आयरन ओर के सोर्स हैं यहाँ पे, और ये क्या आपके कोल फील्ड के सोर्स है, ये दुर्गापुर हो गया, बोकारो हो गया, ठीक है। इनके पास में हमें आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री मिलेगी, क्यों, क्योंकि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को आयरन ओर भी चाहिए और क्या चाहिए, कोल भी चाहिए, ठीक है। तो इनके पास में हमारी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज लोकेटेड है। इसको अच्छे से आगे देखेंगे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज को, ठीक है। अभी तक के लिए इतना समझ गए होंगे आप, ओके। इसके बाद सिमिलरली इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन द पेरिसेबल रॉ मटेरियल, ठीक है, आर ऑल्सो लोकेटेड क्लोज टू द रॉ मटेरियल सोर्स। अब भैया कुछ जो रॉ मटेरियल ऐसे होते हैं जो यहाँ से यहाँ पर लेके जाओगे ना तो वो खराब हो जाएंगे, ठीक है, पेरिशेबल है, मतलब जल्दी खराब हो जाते हैं। तो आपको इंडस्ट्री ना यहाँ पे ये हो रहा है, ठीक है, उग रहा है, तो इसी के पास में आपको इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी, ठीक है, दूर नहीं लगा सकते। होप कि आप इतना समझ गए हो रॉ मटेरियल के बारे में, इतना समझ गए, तो आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास पावर। तो भैया जो पावर है ना, पावर प्रोवाइड द मोटिव फोर्स फॉर मशीन एंड देयरफॉर इट्स सप्लाई हैज़ टू बी इंश्योर्ड बिफोर द लोकेशन ऑफ एनी इंडस्ट्री। भैया देखो जो भी इंडस्ट्री है ना आज के समय में, ठीक है, मैकेनाइजेशन हो वहाँ पे, ठीक है ना, ऑटोमेशन हो, वो सब काम करेगा कैसे? पावर की मदद से। इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ना उसको, तो कोई भी इंडस्ट्री आप कहीं भी लगा लो ना, आपको देखना पड़ेगा कि जो पावर सप्लाई है ना, जो सप्लाई है पावर का, वो कंटिन्यूसली बना रहे, ठीक है। इसके बाद हाउएवर सर्टेन इंडस्ट्री लाइक एल्यूमिनियम है जैसे, और जो सिंथेटिक नाइट्रोजन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, ठीक है, इनको तो आपको सोर्स ऑफ पावर के पास ही लगाना पड़ता है। क्यों पता है? क्योंकि इन लोगों को पावर जो है बहुत इंटेंसिव, बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। अब एग्जाम में आएगा ना क्वेश्चन कि कौन सी इंडस्ट्री है जिसको जो है पावर बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, तो एल्यूमिनियम एंड सिंथेटिक नाइट्रोजन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, याद रखना, ठीक है। होप कि इतना समझ गए हो, ठीक है। इसके बाद है मार्केट। तो भैया क्या होता है ना, मार्केट प्रोवाइड द आउटलेट फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, ठीक है। हैवी मशीन, मशीन टूल, हैवी केमिकल्स आर लोकेटेड नियर द हाई डिमांड एरिया एज दीज आर मार्केट ओरिएंटेड। अब भैया आप खुद ही सोचो ना, जो आपके पास मशीन है, ठीक है, हैवी मशीन है, अगर आप उसको एक लोकेशन से बहुत दूर वाली लोकेशन तक ले जाना है तो उसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ जाएगी, ठीक है। मशीन टूल्स हैं, ठीक है, या जो हैवी केमिकल्स हैं, तो क्या करना पड़ता है ना आपको, इसके लिए आपको ये मैन्युफैक्चर ही करना पड़ता है कहाँ पे? किसी भी शहर के पास में, ताकि जल्दी से मैन्युफैक्चर हो जाए और उसी शहर में आप उसको डिलीवर कर दो, ठीक है। इसीलिए ये इंडस्ट्रीज़ कहाँ होती है? शहर के पास में। समझ गए इतना? इसके बाद कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है, यूज a non-weight losing raw material and generally located in a large urban centers। भैया जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ये यूज़ करती है क्या? नॉन वेट लूजिंग रॉ मटेरियल, ठीक है, जो वेट लूज नहीं करती है। भैया हमको पता होना चाहिए, कभी एग्जाम में आएगा कि कॉटन क्या है, वेट लूजिंग इंडस्ट्री है या फिर ये वेट लूज नहीं करती है। तो भैया आंसर है इसका, कॉटन इज़ अ नॉन वेट लूजिंग इंडस्ट्री, ठीक है ना, ये वेट लूज नहीं करती है, ठीक है ना, समझ गए। इसीलिए भी आप इसको कहीं पर भी लोकेट कर सकते हैं। कई बार ये अर्बन सेंटर्स में लोकेट हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो कॉटन वगैरह है इसको ट्रांसपोर्ट करना बहुत ईजी है और ये वेट लूजिंग नहीं है, ठीक है। अब ये लोकेट कहाँ कहाँ पर है? बहुत सारे अर्बन सेंटर्स में, जैसे कि मुंबई, अहमदाबाद, सूरत वगैरह वगैरह। आगे डिटेल में देखेंगे कॉटन के बारे में, अभी इतना समझ गए हैं तो इतना काफ़ी है। इसके बाद पेट्रोलियम रिफाइनरीज जो है ये लोकेट होती है नियर मार्केट। रिफाइनरी की बात कर रहे हैं भैया, पेट्रोलियम आप यहाँ से कहीं भी ले जा लो, ठीक है, तो रॉ कच्चा जो ऑयल है वो है, ठीक है। इसके बाद रिफाइनरी क्या होती है भैया? रिफाइनरी होती है यहाँ पर आप ऑयल को प्रोसेस करते हो। क्या करते हो? प्रोसेस करते हो, फिर इसको फर्दर बेचते हो बाकी जगहों में, इसके जो बाई प्रोडक्ट वगैरह होते हैं, ठीक है। तो जो पेट्रोलियम रिफाइनरी होती है ये मार्केट के पास में लगी होती है। क्यों? क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट होता है ना क्रूड ऑयल का, ठीक है, इस ईजी है, वो बहुत ईजी है भैया, आपने जस्ट निकाला उसको बेच दिया। बट जब आप उसको रिफाइन करते हो उसके बाद आपके कई सारे प्रोडक्ट बनाते हो उससे, ठीक है ना, जो उसके कई सारे प्रोडक्ट बनते हैं ना, तो उसके बाद उसको जल्दी से जल्दी मार्केट में बेचना होता है, तो इसीलिए उसको मार्केट के पास में लगाते हैं। ओके। इसके बाद है कोयाली, मथुरा, बरौनी, ये क्या रिफाइनरी के एग्जांपल्स हैं, ठीक है ना, याद रखना। कोयाली, मथुरा, बरौनी ये क्या है हमारे? ये हमारी कंट्री के ऑयल रिफाइनरी है, ठीक है ना। इसके बाद जो पोर्ट्स वगैरह होते हैं ये भी एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, किसमें? लोकेशन ऑफ ऑयल रिफाइनरीज के लिए, ठीक है ना। अब जैसे भैया पोर्ट के पास में, जैसे हमारा एक पोर्ट है, ठीक है, पोर्ट के पास में आपने यहाँ पे इंडस्ट्री लगा दी, तो ईजी है ना, अंदर भी ट्रांसपोर्ट कर पाओगे और बाहर भी किसी को बाई प्रोडक्ट भेजने हैं तो वो भी भेज पाओगे, ठीक है ना, एक्सपोर्ट भी कर पाओगे इससे अच्छे से। तो होप कि इतना समझ गए हो मार्केट की इंपॉर्टेंस को, ठीक है, इतना समझ गए तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन। तो भैया आपने कभी सोचा है कि जो आपके पास इंडस्ट्रीज है जो मुंबई पे है, ठीक है, चेन्नई पे है, दिल्ली पे है, ठीक है ना, या अराउंड कोलकाता है, ठीक है ना, यहाँ पर क्यों है? क्योंकि भैया ये लोग शुरुआत से ही नोडल पॉइंट रहे, सेंटर पॉइंट रहे ट्रांसपोर्ट लिंक का, ठीक है, कि आप यहाँ पे इंडस्ट्री लगा दो तो आप यहाँ से क्या है बाकी कंट्रीज़ में जो सामान है वो ईजी टू एक्सपोर्ट है, ठीक है, आप उसको भेज सकते हो, ठीक है ना, कहीं पर भी, ठीक है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। तो इसीलिए जो इंडस्ट्रीज़ है मोस्टली इन जो सेंटर्स हैं यहाँ पे लगना पसंद करती है। ओके। इसके बाद इंडस्ट्रीज शिफ्टेड टू इंटीरियर लोकेशन, ठीक है, जो अंदर की प्लेसेस है वहाँ पर भी इंडस्ट्रीज आपकी शिफ्ट हुई है। ओनली व्हेन रेलवे लाइन वर लेड, ठीक है, अब जब कंट्री के अंदर पे जब रेलवे लाइन लगी ना तो उसकी वजह से काफ़ी सहूलियतें मिली, क्योंकि वो लोकेशन जहाँ पे पहले इंडस्ट्रीज नहीं थी वहाँ पर भी इंडस्ट्रीज लग पाई। क्यों? क्योंकि उनको ट्रांसपोर्टेशन मिल गया रेलवे लाइन के थ्रू, ठीक है, यहाँ से आप अपने सामान को दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट कर पा रहे हैं। इसके बाद है ऑल मेजर इंडस्ट्री प्लांट आर लोकेटेड ऑन द ट्रंक रेल रूट, ठीक है, जो ट्रंक रेल रूट है ना उसके पास में इंडस्ट्रियल प्लांट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ईजी है सामान को ट्रांसपोर्ट कर पाना। तो भैया इसके बाद नेक्स्ट है लेबर, ठीक है। अब जस्ट सोच के देखो कि भाई कोई इंडस्ट्री का लगाना पॉसिबल है लेबर के बिना, ठीक है, नहीं ना। इंडस्ट्रीज को जो होता है स्किल लेबर बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं, ठीक है, जिनको काम आता होता है, जो स्किल्ड होते हैं। भैया आजकल सारा काम ऑटोमेशन से हो जाता है, मशीन से हो जाता है, ठीक है, तो जिनको मशीन वगैरह चलानी आती हो, जो मॉडर्न वर्क है, ठीक है, जो अच्छे से काम कर सके, स्किल लेबर हो, जिनके अंदर स्किल हो किसी काम को करने की, ऐसे लेबर्स बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं इंडस्ट्रीज़ को।
ये ऐसा तो नहीं है ना कि हमने इंडस्ट्रीज़ खोल दी काम अपने आप हो जा रहा है, नहीं ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो आपको लेबर्स चाहिए होते हैं, ठीक है। अब इंडिया की बात करें तो इन इंडिया लेबर इज़ क्वाइट मोबाइल एंड इज़ अवेलेबल इन लार्ज नंबर ड्यू टू लार्ज पॉपुलेशन। भैया इंडिया की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, इसकी वजह से हमें लेबर आसानी से मिल जाते हैं, ये एक बेनिफिट है इंडिया का, ठीक है, कि यहाँ पे चीप लेबर वगैरह अवेलेबल है हमारी कंट्री के अंदर। इसके वजह से क्या है कि इंडस्ट्रीज जो है वो अट्रैक्ट हो रही है टुवर्ड इंडिया, ठीक है। इतना समझ गए। इसके बाद नेक्स्ट है हिस्टोरिकल फैक्टर्स। तो भैया अगर हम हिस्टोरिकल फैक्टर्स की बात करें ना, तो जैसे आप सोचो कि जैसे जो रीजन है इमर्जिंग मुंबई कलकत्ता चेन्नई, ठीक है ना, ऐसा इंडस्ट्रियल नोड, ठीक है, ऐसा क्यों हुआ कि जो मुंबई है कलकत्ता है चेन्नई है इंडस्ट्रियल नोड की तरह बड़ी है आगे को, ठीक है ना, क्यों यहाँ पे इंडस्ट्रीज पहले से आई है, ठीक है। तो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे कॉलोनियल पास रहा है इनका भैया। सबसे पहले अंग्रेज आए थे ना, उनने इन जगहों को डेवलप किया कि इनको मुंबई को पोर्ट सिटी है, कलकत्ता पोर्ट सिटी है, चेन्नई जो है पोर्ट सिटी है, तो सबसे पहले इंडस्ट्रीज यहाँ लगनी ही शुरू हुई थी, ठीक है। इसी वजह से ये लोग क्या हुए इंडस्ट्रियल नोड के तौर पे उभरे हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं ड्यूरिंग द इनिशियल फेज ऑफ कोलोनाइजेशन, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी रिसीव न्यू इम्पिटस प्रोवाइडेड बाय यूरोपियन ट्रेडर्स, ठीक है ना। जब आपका इनिशियल फेज था कोलोनाइजेशन का, उस समय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगी रही थी इन जगहों पे, ठीक है, यूरोपियन ट्रेडर्स की वजह से, ठीक है। जो प्लेसेस है जैसे कि मुर्शिदाबाद है, ढाका हो गई, ठीक है ना, भदोही हो गया, सूरत हो गया, वडोदरा हो गया, ठीक है ना, कोझीकोडे हो गया, कोयम्बतूर हो गया, मैसूर हो गया, ये इमर्ज करे से ऐसा इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स उस समय पे, ठीक है। इतना समझ गए। इसके बाद सब्सिक्वेंटली इंडस्ट्रियल फेज ऑफ कोलोनाइजेशन दिस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक्सपीरियंस रैपिड ग्रोथ। इन्हीं की वजह से जो आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, ठीक है, कोलोनाइजेशन के टाइम पे, तो इंडस्ट्रीज यहाँ पे काफ़ी रैपिडली ग्रोथ करी इन जगहों पे, ठीक है। जो कंपटीशन था फ्रॉम द गुड्स मैन्युफैक्चर इन ब्रिटेन, ब्रिटेन जो गुड्स बना ले रहा था हमारे वहाँ से रॉ मटेरियल ले जाके भी कई बार वो फिनिश गुड बना के हमारी कंट्री में भेज रहा था। इसके वजह से क्या था, हमारी कंट्री को बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन भी देखने को मिला था, ठीक है ना, कॉलोनियल पावर की वजह से। तो इसके वजह से क्या हुआ, जब डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिला, जो वहाँ से गुड्स आ रहे हैं अच्छे उनको देखने को मिला, तो इसके वजह से हमारी इंडस्ट्रीज क्या हुई, वो भी ग्रो करने लगी, वो भी देखने लगी कंपटीशन बढ़ रहा है मार्केट में, और धीरे धीरे उसने भी अपने आप को ग्रो किया, ठीक है ना, कंपटीशन की वजह से, ठीक है ना। इसके बाद जो लास्ट फेज था कोलोनाइजेशन का, इसमें जो ब्रिटिश थे ना, इन्हें प्रमोट किया है फ्यू इंडस्ट्रियल इन सेलेक्टेड एरिया, कुछ सेलेक्टेड एरियाज में कुछ इंडस्ट्रीज वगैरह को लगा दिया था, जिसके वजह से उस जगह पे जो है इंडस्ट्रीज काफ़ी अच्छे से फ्लोरिश कर पाई, ठीक है ना। दिस लेड टू लार्जर स्पेशल कवरेज इन डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज इन द कंट्री, ठीक है। तो भैया इसके बाद बात कर लेते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ की। तो इंडिया जो है, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जैसे कि हम लोग जानते हैं, ब्रिंगिंग अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। मतलब हम लोग जो है, हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है और जो रीजनल डेवलपमेंट है, इन दोनों में काफ़ी अच्छे से फोकस करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि अगर हम बात करें कि जो हमने आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को स्टेबलाइज किया था भिलाई पे या रोलकेला में, ठीक है ना, आर बेस्ड ऑन द डिसीजन टू डेवलप बैकवर्ड एरिया, ट्राइबल एरिया जो हमारी कंट्री का है, उनको डेवलप करने के लिए हम लोग भिलाई और रोलकेला पे हमने इंडस्ट्रीज लगाई। वैसे यही एग्जैक्ट रीजन नहीं है, इसके अलावा यहाँ पे कोल की और जो आयरन ओर की अवेलेबिलिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, ये भी एक रीज़न था, ठीक है। तो इसके बाद एट प्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड लॉट्स ऑफ इनिशिएटिव्स टू इंडस्ट्रीज, ठीक है ना, लोकेटिंग इन बैकवर्ड एरिया। जब इंडस्ट्रीज जो है किसी बैकवर्ड एरिया पे इंडस्ट्रीज को लगाती है, ठीक है ना, तो उनको काफ़ी ज़्यादा इंसेंटिव मिला जाता है, जैसे टैक्स वगैरह में उनको थोड़ा रिलीफ मिला जाता है, ठीक है ना, या उनको ज़मीन वगैरह सस्ते दरों पे दी जाती है, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई करी जाती है प्रॉपरली, ठीक है ना, ये सब होता है, ठीक है ना। अब ऐसा गवर्नमेंट क्यों कर रही है भैया, कि ये सब जो होता है ना इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ के तहत किया जाता है। तो भैया जितनी अच्छी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ होगी उतनी अच्छी इंडस्ट्रीज लगेगी हमारी कंट्री में, लोग अट्रैक्ट करेंगे हमारी कंट्री में आना, ठीक है ना। तो जितनी सॉफ्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ होगी तो भैया उतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज लगेगी, उतनी ज़्यादा जॉब क्रिएट होगी, क्योंकि भैया कंट्री में जॉब तो चाहिए ही ना भैया, जॉब तो सबसे ज़्यादा पहले चाहिए हम लोगों को, ठीक है। जॉब नहीं होगी तो कंट्री रन कैसे करोगे भैया, पैसा नहीं होगा कहाँ से रन होगी कंट्री, ठीक है। तो कंट्री को रन करने के लिए इंडस्ट्रीज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ उसी का पार्ट है, ठीक है। इतना समझ गए हम लोग इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं। तो भैया इसके बाद अगर हम इतना समझ गए हैं तो हम लोग अब देखेंगे मेजर इंडस्ट्रीज ऑफ आर कंट्री, जो हमारी कंट्रीज़ की मेजर इंडस्ट्रीज़ है, ठीक है। तो सबसे पहले है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज़ अ बेसिक टू द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। भैया मेजर इंडस्ट्रीज़ में सबसे पहले आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ही आता है, और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है ना, ये बेसिक है किसी भी इंडस्ट्री का, किसी भी कंट्री की अगर हम बात कर लें तो, क्योंकि भैया आयरन एंड स्टील हर जगह यूज़ होता है, ऐसी कोई भी जगह नहीं जहाँ आयरन एंड स्टील यूज़ ना हो रहा हो, ओके। इसके बाद है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ये क्या है, ये हमारी एक ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है, बहुत पहले से हम लोग कॉटन टेक्सटाइल में वर्क कर रहे हैं। इसके बाद है शुगर इंडस्ट्री। शुगर इंडस्ट्री क्या है, ये लोकल रॉ मटेरियल पे डिपेंड है भैया, वहीं पर ही गन्ना होता है, वहीं पर ही शुगर निकलता है, ठीक है ना। ये क्या था, ये प्रॉस्पर्ड हुई थी ब्रिटिश पीरियड के टाइम पे भी, मतलब इसको काफ़ी अच्छा मतलब क्या बढ़ावा दिया गया, या ये काफ़ी अच्छे से फ्लोरिश कर पाई कंट्री के अंदर, ओके। इसके बाद बिसाइड द मोर रिसेंट पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री एंड IT इंडस्ट्री आर इंपॉर्टेंट। आज के समय में पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री जो है, या जो IT इंडस्ट्री है, ये काफ़ी अच्छे से आगे बढ़ रही है, ये हमारी कंट्री के डेवलपमेंट में काफ़ी मदद कर रही है, और ये रिसेंट इंडस्ट्रीज़ है, ठीक है ना। IT सेक्टर या पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहे हैं तो
ठीक है। इसके बाद है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। ठीक है, तो अगर हम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की बात करें, सो आज के समय पे जो डेवलपमेंट है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का, ओपन द डोर टू रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया। अब भैया आप खुद सोच के देखो ना, किसी इंडस्ट्रीज को लगाने के लिए भी आपको आयरन एंड स्टील की जरूरत पड़ी रही है, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री क्यों ना हो। तो जो आयरन एंड स्टील है ना, ये आपका बेसिक भी है, मतलब चाहिए ही चाहिए, और साथ में एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री भी है। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके बाद ऑलमोस्ट ऑल सेक्टर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री डिपेंड हैवीली ऑन द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। हर कोई डिपेंड करता है, ठीक है ना, फॉर देयर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, इसके बाद अदर रॉ मटेरियल बिसाइड आयरन ओर और कुकिंग कोल एसेंशियल फॉर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। या लाइम स्टोन चाहिए होता है भैया आपको आयरन और स्टील इंडस्ट्री में, ठीक है। डोलोमाइट चाहिए होता है, मैग्नीज चाहिए होता है, और फायर क्ले चाहिए होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आयरन और तो भैया कच्चा आयरन है, जब आयरन को आप स्टील में कन्वर्ट करते हो ना, तो आप इन सब की मदद लेते हो वहाँ पे, ठीक है। लाइम स्टोन, डोलोमाइट, मैग्नीज एंड फायर क्ले की, ठीक है। इसके बाद भैया जो रॉ मटेरियल होते हैं ना, ये ग्रॉस होते हैं, यानी कि अपना वेट लूज करते हैं। अगर आप इनको ट्रांसपोर्ट वगैरह करोगे ना, तो इनकी कीमत डाउन चली जाएगी, या ये काफ़ी महंगी पड़ जाएंगे, ठीक है ना। तो भैया इसी वजह से जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है ना, वो इन सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल के पास में ही लगती है, ताकि सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल मिल जाएंगे तो ईजी है भैया आयरन एंड स्टील को प्रोड्यूस करना, ठीक है। इतना समझ गए। इसके बाद इन इंडिया देयर इज अ क्रिसेंट शेप्ड रीजन कंप्राइजिंग पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़। भैया ये चाँद के शेप का, कटा हुआ चाँद के शेप का हमारे पास एक रीजन है जो छत्तीसगढ़ के अंदर आता है, ठीक है। नॉर्थ जो उड़ीसा है उसके अंदर आता है, झारखंड के अंदर आता है, और वेस्ट बंगाल के अंदर आता है, ठीक है भैया। ये वो रीजन है जहाँ पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बहुत अच्छे से फ्लोरिश करी गई है, और बहुत अच्छा ग्रेड का यहाँ पे क्या मिलता है हमें, आयरन और मिलता है, ठीक है ना। इसके साथ साथ जो कुकिंग कोल है, ये भी काफ़ी अच्छे ग्रेड का यहाँ पे मिल जाता है, जो एक सप्लीमेंटिंग क्या करता है, रॉ मटेरियल का काम करता है, ठीक है ना। समझ गए इस चीज़ को, कि यहाँ पे हमें अदर जो सप्लीमेंटिंग रॉ मटेरियल है वो भी मिल जाते हैं, और यहाँ पे जो कुकिंग कोल वगैरह है ये सब भी मिल जाता है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री काफ़ी अच्छे से लगी हुई है, ठीक है। कोई पूछेगा एग्जाम में वगैरह वगैरह, ठीक है, क्रिजन सेप रीजन जो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का कहाँ पर है, तो याद रखना छत्तीसगढ़, नॉर्थ उड़ीसा, झारखंड और वेस्ट बंगाल में। ओके, इतना समझ गए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपके पास इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है, मतलब कि जो हमारी कंट्री में हमने जो स्टील प्लांट लगाए थे, कहाँ कहाँ पे लगाए थे भैया, उनके बारे में पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले है हमारे पास टिस्को। भैया टिस्को का मतलब होता है टाटा आयरन एंड स्टील कॉर्पोरेशन, ओके, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसमें जो टाटा आयरन एंड स्टील प्लांट है, लाई करते हैं कहाँ पे, मुंबई कलकत्ता रेलवे लाइन। भैया मुंबई में बात नहीं कर रहा, वो मुंबई मत समझना इसको, ये जो रेल लिंक है ना मुंबई और कलकत्ता के बीच का, उसकी बात कर रहा है, ये उसके पास में लगा हुआ है, ठीक है। अबाउट 240 किलोमीटर अवे फ्रॉम कलकत्ता, कलकत्ता से 240 किलोमीटर की दूरी पे है, विच इज़ नियरेस्ट पोर्ट फॉर एक्सपोर्ट ऑफ स्टील, ठीक है ना। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको स्टील को जो है हम यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास नियरेस्ट पोर्ट है कलकत्ता का यहाँ पे, ठीक है ना। समझ रहे हैं बात को, या हम मुंबई कोलकाता रेलवे लाइन है ना, इसके थ्रू हम इसको बाकी शहरों में भी भेज सकते हैं, ठीक है, जो यहाँ से प्रोड्यूस होगा। इसके बाद जो रिवर स्वर्ण रेखा है, ठीक है, या काराकाई है, ये वाटर प्रोवाइड करती है इस प्लांट को, ठीक है ना। टिस्को के पास में कौन सी रिवर है ये भी याद कर लेना, ठीक है ना। पर्टिकुलरली टिस्को के बारे में भी पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, 2 नंबर में आ जाएगा या 3 नंबर में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको लिखनी पड़ेगी आयरन एंड स्टील के अलावा, ठीक है। तो आपको पर्टिकुलरली ये भी याद करने पड़ते हैं। इसके बाद आयरन ओर प्लांट इज ऑब्टेन फ्रॉम नोवा मोडी, ठीक है, बादाम पहर, एंड कोल इज ब्रोड फ्रॉम जोधा माइन इन उड़ीसा। भैया जो जोधा माइन है उड़ीसा के अंदर, वहाँ से आयरन ओर मिलता है इसको, ठीक है। या जो कोल वगैरह है नोवा मोडी और बादाम पहर से मिल जाता है, ठीक है ना, इस प्लांट को, जो हमारे पास TISCO है, ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद जो कुकिंग कोल है, ये आपके पास झरिया से भी आता है या वेस्ट बोकारो से भी आता है, ठीक है ना। समझ रहे हैं बात को। इसके बाद है भैया इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है ना, IISCO। तो भैया जो इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी है, ये सेटअप हुई थी सबसे पहले हीरापुर पे, इसकी बात ये लगी थी कहाँ पे, कुल्ती पे, ठीक है, इतने याद रख लेना। इसके बाद 1937 पे जो हमारे पास स्टील कॉर्पोरेशन था बंगाल का, वो कंस्टिट्यूट हो गया था किसके साथ, और एसोसिएट हो गया था किसके साथ, ये इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी के साथ, ठीक है ना। इनने साथ में मिलकर क्या बनाया, एक अनदर आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसिंग यूनिट बनाया, जो बर्नपुर में था, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। पूछ सकता है एग्जाम में कि जो स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ बंगाल था और जो इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी थी, जो साथ में मिली, तो इनने क्या कौन से स्टील प्लांट को प्रोड्यूस किया, ठीक है, या कहाँ पे स्टील प्लांट लगाया, तो वो था बर्नपुर, वेस्ट बंगाल। ओके, सो इसके बाद ऑल द 3 प्लांट अंडर इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी आर लोकेटेड वेरी क्लोज टू दामोदर वैली कोल फील्ड। तो देखो भैया, कोल तो चाहिए होता है ना ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को, तो ये जो इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी थी, इसका जो कोल फील्ड था कहाँ पर था, दामोदर वैली के पास था। रानीगंज हो गया, झरिया हो गया, रामगढ़ हो गया, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आयरन ओर यहाँ पे मिलता था कहाँ से, सिंहभूम, सिंहभूम से लोग आयरन ओर लगाते थे,
ठीक है। वाटर जो था वो ऑब्टेन होता था कहाँ से, बाराकर रिवर से, ठीक है। दामोदर रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है बाराकर रिवर, तो यहाँ से इनको क्या मिल जाता था, वाटर मिल जाता था, ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली स्टील प्रोड्यूसिंग फ्रॉम IISCO फेल्स कंसिडरेबली इन 1972 to 1973 के बीच में काफ़ी कम हो गया यहाँ पे जो स्टील का प्रोडक्शन है, ठीक है। एंड द प्लांट वर टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट, और इसके बाद जो प्लांट है वो किसने ले लिया था, गवर्नमेंट ने ले लिया था, ठीक है। गवर्नमेंट की कंट्रोल में आ गया था, ठीक है। इतना समझ गए इसको। अब आगे बढ़ते हैं फिर। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क लिमिटेड, VISL, ठीक है, इसको बोलते हैं ये, ठीक है। इसके बाद ये जो थर्ड इंटीग्रेटेड हमारे पास स्टील प्लांट है कंट्री का, ठीक है, इसको इनिशियली बोला जाता था क्या, मैसूर आयरन एंड स्टील प्लांट। पहले विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क लिमिटेड का नाम क्या था, मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क, ठीक है। ये तो समझ गए। इसके बाद इट इज लोकेटेड क्लोज टू एन आयरन ओर प्रोड्यूसिंग एरिया ऑफ केमानगुंडी, ठीक है, जो कहाँ पर है आपका, बाबा बुदान हिल में है। बाबा बुदान हिल बहुत फेमस है आपका किसके लिए, कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए, वहाँ पर है ये, ठीक है। इतना समझ गए, इतना तो भैया याद कर ही लेना। इसके बाद लाइमस्टोन एंड मैंगनीज आर लोकली अवेलेबल है, भैया मिल जाते हैं हमको, ठीक है। बट दिस रीजन हैज़ नो कोल, ठीक है। लाइमस्टोन मैंगनीज मिल जाता है बट कोल वगैरह नहीं मिलता, इसलिए कोल हमें कहीं और से लेके आना पड़ता है, ठीक है। एट द बिगनिंग चारकोल जो था, जो हम लकड़ी वगैरह काटते थे, ठीक है, जो नियर बाय फॉरेस्ट थे, तो उसको हम यूज़ करते थे फ्यूल के तौर पे 1951 तक का, क्योंकि भैया अंग्रेजों का टाइम है, ठीक है। उनको ऐसा कुछ इन्वायरमेंट से प्यार वगैरह तो है नहीं, पेड़ काटो जितने काटने हैं, खुद ही की गवर्नमेंट है, ठीक है। बट आफ्टरवर्ड इसके बाद क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फर्नेस है उनको इंस्टॉल किया गया, और क्या किया गया कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है जो जॉग फॉल से बन रही है, ठीक है ना, वो जॉग फॉल का पर भाई ये भी याद रखना कर्नाटका के अंदर है, ठीक है ना, यहाँ से जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है उसको यहाँ पे यूज़ किया गया, ठीक है। इसके बाद जो भद्रावती रिवर है वो सप्लाई कर रही है वाटर इस प्लांट को, ठीक है। दिस प्लांट प्रोड्यूसेस स्पेशलाइज्ड स्टील एंड अलॉय, ठीक है ना, बहुत स्पेशलाइज्ड जो स्टील है और अलॉय है वो यहाँ पे क्या है, ये प्लांट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इसके बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग सेकंड 5 ईयर प्लान, जो हमारी कंट्री का सेकंड 5 ईयर प्लान था 1956 से 61 के बीच में, ठीक है, तो यहाँ पे 3 न्यू इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट को लगाया गया था फॉरेन कोलैबोरेशन से, ठीक है। जैसे रौलकेला जो है उड़ीसा का, ठीक है ना, इतना समझ गए। फिफ्थ जो हमारे पास सेकंड 5 ईयर प्लान था, ठीक है, 1956 से 61 के बीच में, उसमें हमने 3 नए इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट लगाए थे, ठीक है, फॉरेन कोलैबोरेशन से। पहला था हमारे पास रौलकेला कहाँ का, उड़ीसा का। दूसरा था भिलाई जो था छत्तीसगढ़ का, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट था दुर्गापुर जो है वेस्ट बंगाल का। ये नाम याद रखना, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और कौन सा 5 ईयर प्लान था भैया, सेकंड 5 ईयर प्लान था 1956 से 61 के बीच में, ये सब लगे थे। कौन से, रौलकेला लगा था, भिलाई लगा था छत्तीसगढ़ का, और दुर्गापुर लगा था, ठीक है। इतना याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दीज वर पब्लिक सेक्टर प्लांट अंदर हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, भैया HSL, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के अंदर ये लोग आते थे, ठीक है। इसके बाद इन 1973 ये जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है सेल, ये क्रिएट हुआ था ताकि ये इन प्लांट को मैनेज कर सके, ठीक है। कौन से, उड़ीसा का जो रौलकेला है, भिलाई है छत्तीसगढ़ का, या दुर्गापुर है वेस्ट बंगाल का, ठीक है। होप कितने समझ गए हो आप, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है मोस्ट, ठीक है। इतने समझ गए तो आगे बढ़ते हैं। तो भैया इनको एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले है रौलकेला। रौलकेला कहाँ का है, उड़ीसा का है। कब सेटअप हुआ था, 1959 में सेटअप हुआ था, ठीक है। कहाँ पे, सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो है उड़ीसा का, ठीक है। किसके साथ कोलैबोरेशन था यहाँ पे, जर्मनी के साथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1 वर्ड के लिए पूछेगा कि भैया रौलकेला किसकी कोलैबोरेशन के साथ फॉर्म हुआ था, जर्मनी के, ठीक है। इसके बाद ये जो प्लांट है लोकेटेड है ऑन द प्रॉक्सिमिटी ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। रॉ मटेरियल यहाँ पे सारे मिल जाते हैं, तो इसकी वजह से जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग वेट लूजिंग रॉ मटेरियल, ये बहुत कम पड़ती है यहाँ पे। इसके बाद दिस प्लांट हैज़ यूनिक लोकेशन एडवांटेज, ठीक है, बहुत एडवांटेज वगैरह मिल जाता है। एस इट रिसीव कोल फ्रॉम झरिया, ठीक है, झरिया से कोल वगैरह मंगा लेते हैं, ठीक है, झारखंड में है जो, ठीक है। या आयरन ओर जो है वो आपको मिल जाता है सुंदरगढ़ से या केंदुझर से, ठीक है, यहाँ पे। तो इस वजह से रौलकेला स्टील प्लांट जो है ये काफ़ी फायदे में रहता है, ठीक है। इसके बाद जो हीराकुड प्रोजेक्ट है आपके पास, ये सप्लाई कर रहा है पावर वगैरह को, ठीक है, फॉर इलेक्ट्रिक फर्नेस, ठीक है। एंड वाटर इज ऑब्टेन फ्रॉम कोयल और शंख रिवर, ठीक है। जो शंख रिवर है और जो कोयल है, यहाँ से वाटर वगैरह आपको मिल जा रहा है। और जो हीराकुड प्रोजेक्ट है, यहाँ से पावर मिल जा रही है इस प्लांट को, जो रौलकेला स्टील प्लांट है, ठीक है। इतना समझ गए। इसके बाद है भिलाई स्टील प्लांट। तो भैया भिलाई कहाँ पर है आपका, भैया दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में है, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। कब स्टार्ट हुआ था, 1959 में आपका जो वर्क है यहाँ पे, या जो इंडस्ट्री है वो सेटअप हुई थी, ठीक है। इसके बाद जो कोल है वो आपका कोरबा या कारगिली जो कोल फील्ड है वहाँ से मिल जाता है आपको, ओके। इसके बाद जो वाटर है, वाटर आपको तंदुला डैम से मिल जाता है। एंड द पावर फ्रॉम कोरबा, ठीक है ना, पावर कोरबा से मिल जा रही है, और तंदुला डैम से क्या मिल जा रहा है, वाटर मिल जा रहा है, ठीक है। इसके बाद दिस प्लांट ऑल्सो लाई इन द मुंबई कलकत्ता रेल रूट, ठीक है। मुंबई कलकत्ता रेल रूट के पास में है ये, ठीक है। इस वजह से इसमें ट्रांसपोर्ट करने में भी ईजी बैठ जाता है, ठीक है। द बल्क ऑफ स्टील प्रोड्यूस गोज टू द हिंदुस्तान शिपयार्ड और विशाखापट्टनम। जो भैया यहाँ पर हम ज़्यादातर सामान बनाते हैं ना भिलाई में, तो भिलाई से क्या होता है, डायरेक्टली वो सप्लाई हो जाता है कहाँ पे, विशाखापट्टनम पे, ठीक है। विशाखापट्टनम क्या है, विशाखापट्टनम एक पोर्ट है। तो भैया पोर्ट तक पहुँचा दिया, उसके बाद अब दुनिया में जहाँ एक्सपोर्ट करना है उसको आप एक्सपोर्ट करिए,
तो भैया इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास दुर्गापुर स्टील प्लांट। तो दुर्गापुर स्टील प्लांट जो है वो वेस्ट बंगाल के अंदर है, ठीक है, और ये सेटअप हुआ था इन कोलोब्रेशन विद गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम की, ठीक है, और इसमें प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट हुआ था आपका 1962 से, ठीक है। इसके बाद ये जो प्लांट है आपका ये लाई करता है का रानीगंज में और झरिया कोल बेल्ट में, ठीक है, एंड गेट्स द आयरन ओर फ्रॉम नोवा मोडी, नोवा मोडी से इसको आयरन ओर मिल जाता है वगैरह वगैरह, ठीक है। और ये कौन सी कोल फील्ड के पास है, रानीगंज और झरिया कोल फील्ड के पास, ठीक है। इसके बाद जो है दुर्गापुर है ना, दुर्गापुर लाई करता है कहाँ पे, मेन कलकत्ता दिल्ली रेलवे रूट पे, ठीक है। और जो हाइडल पावर है एंड जो वाटर है यहाँ पे वो ऑब्टेन हो जाता है आपका दामोदर वैली कॉर्पोरेशन से, डीवीसी से, ठीक है। तो दुर्गापुर के बारे में इतना याद रखना। इसके बाद है बोकारो स्टील प्लांट। तो बोकारो आपका कब सेटअप हुआ था भैया, 1964 में बोकारो सेटअप हुआ था। अब पूछ सकता है कि बोकारो किसके कोलोब्रेशन के साथ सेटअप हुआ था, रशिया के साथ, ठीक है, इतना समझ गए। इसके बाद दिस प्लांट वाज सेटअप ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमाइजेशन बाय क्रिएटिंग बोकारो रॉयल केला कंबाइन, ठीक है। बोकारो और रॉयल केला को कंबाइन कर दिया गया था, इसकी वजह से यहाँ पे क्या किया कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो थी वो बहुत कम हो गई, ठीक है। इसके बाद इट रिसीव आयरन ओर वगैरह जो है इसको रॉयल केला रीजन से मिल जाता है, ठीक है। और जो वेगन्स हैं एज रिटर्न टेक कोल टू रॉयल केला। इसके बाद अदर रॉ मटेरियल कम टू बोकारो, ठीक है, फ्रॉम विद इन अ रेडियस ऑफ अबाउट 350 किलोमीटर, ठीक है। रॉ मटेरियल वगैरह है 350 किलोमीटर के रेडियस के अंदर से सब कुछ मिल जाता है इसको, ठीक है। इसके बाद वाटर एंड हाइडल पावर जो है ये सप्लाई करता है कौन, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन ही इसको सप्लाई करता है, ठीक है। बोकारो और दुर्गापुर को दोनों को दामोदर वैली कॉर्पोरेशन ही सप्लाई करता है वाटर, ठीक है, इतना समझ गए। इसके बाद जो हमारे पास अदर टाइप के जो स्टील प्लांट है उनको हम लोग देख लेंगे एक एक करके, ठीक है। तो जो न्यू स्टील प्लांट है वह सेटअप इन द 4th 5 ईयर प्लान, ठीक है। तो भैया याद रखना कि जो हमारा 4th प्लान था ना, जो 4th 5 ईयर प्लान था उस समय पे आपका जो अदर स्टील प्लांट है वो लगे थे, ठीक है। ये सारे के सारे आपके साउथ इंडिया के अंदर ही हैं, ठीक है। तो इनमें पहला है आपका एग्जांपल वाईजैक स्टील प्लांट, ठीक है। तो जो वाईजैक स्टील प्लांट है आपका ये कहाँ आपका आंध्र प्रदेश के अंदर विशाखापट्टनम में, ठीक है। विशाखापट्टनम में कहाँ पर है वाईजैक है, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश के अंदर है, ठीक है। इज़ द फर्स्ट पोर्ट बेस्ड प्लांट, ठीक है। ये ऐसा पहला प्लांट है जो किसके पास में है, पोर्ट के पास में। भैया सीधे बनाओ जो भी बनाना है आपको, आयरन स्टील वगैरह प्रोड्यूस करो और बेचो, ठीक है। विच स्टार्टेड ऑपरेटिंग इन 1992 में ऑपरेशनल हो चुका था। बेस के बाद है विजयनगर स्टील प्लांट दूसरा, ठीक है। ये क्या लगा था आपका होसापेट में कर्नाटका के अंदर, ठीक है। जो हमारा दूसरा स्टील प्लांट लगा था हमारा 4th 5 ईयर प्लान में वो लगा था हमारा कर्नाटका के अंदर, ठीक है ना। वॉज डेवलप यूजिंग इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी, भैया यहाँ पर हम इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी ही यूज़ कर रहे थे बिना किसी की कोलैबोरेशन से, ठीक है। दिस यूजेस लोकल आयरन ओर एंड लाइमस्टोन, यहाँ पे लोकल आयरन ओर का ही यूज़ किया जाता था और लाइमस्टोन का यूज़ किया जाता था। इसके बाद जो सलेम स्टील प्लांट है जो तमिलनाडु के अंदर है वॉज कमीशन इन 1982 में कमीशन किया गया था सलेम स्टील प्लांट को जो तमिलनाडु के अंदर है, ठीक है। इसके बाद प्रोडक्शन जो है आपका फिनिश्ड स्टील का अपार्ट फ्रॉम दिस मेजर स्टील प्लांट देयर वॉज मोर देन 206 यूनिट लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ दिस यूजेस स्क्रैप आयरन, ठीक है ना, एज द मेन रॉ मटेरियल एंड प्रोसेस इट इन इलेक्ट्रिक फर्नेस, ठीक है ना। ज़्यादातर क्या है कि रॉ मटेरियल जो है उनको यूज़ करती है जो स्क्रैप वगैरह, ठीक है, जैसे कबाड़ वगैरह से मिल जाता है ना जो बचा कुचा रिसाइकिल के लिए, उनको यूज़ कर लेती है, ठीक है। जैसे एक सिटी है, सिटी के आखिरी में एक जो है स्क्रैप मेटल से, जो स्क्रैप आयरन से, ठीक है, जो बनाने वाली चीज़ें हैं, प्रोसेस करने वाली चीज़ें हैं वो बन गई, तो यहाँ से आयरन और उठाएगी और यहीं पर ही रिसाइकिल करके अपना जो बनाना है बना लेगी और वापस यहीं एक्सपोर्ट कर देगी, कहाँ पे, उसी सिटी के अंदर पे, ठीक है ना। तो वो इस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। सो होप कि आप इतना समझ गए हो। इसके बाद ये मैप है हमारे पास आयरन एंड स्टील प्लांट का, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ आयरन एंड स्टील प्लांट दे रखे हैं, याद करने के लिए इजी है मैप से देख के। जैसे भिलाई है आपका कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ के अंदर दिख जाएगा यहाँ पे, ठीक है। रॉयलकेला उड़ीसा हो गया, ठीक है ना। ये दुर्गापुर है, आसनसोल है, बोकारो है, ठीक है। जमशेदपुर है आपका झारखंड के अंदर, ठीक है। तो ये कॉमन नेम है, ठीक है, जो हम लोग जानते हैं आयरन एंड स्टील के, ठीक है। तो एक बार इनको देख लेना, ठीक है ना, कहाँ पर है, कौन से स्टेट में है, सब एनसीईआरटी के अंदर से ही है, ईजी है, ठीक है। तो इतना समझ गए, तो आगे बढ़ते हैं। बे इसके बाद नेक्स्ट टाइप की इंडस्ट्री है वो है हमारी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है। तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ये हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है इंडिया की, मतलब बहुत पुरानी इंडस्ट्री है इंडिया की, ठीक है। इंडिया वॉज फेमस वर्ल्ड वाइड फॉर इट्स प्रोडक्शन ऑफ मुस्लिन, ठीक है। मुस्लिम नहीं है ये मुस्लिन है, ठीक है। मुस्लिन एक वैरायटी होती है, ठीक है ना, कॉटन टेक्सटाइल की, ठीक है। अ वेरी फाइन वैरायटी ऑफ कॉटन क्लोथ, ठीक है ना, जैसे कि कैलिकोस है, चिंज है, ठीक है, एंड अदर डिफरेंट वैरायटी ऑफ फाइन कॉटन क्लोथ जो है हमारी कंट्री में बनते थे। इंडिया बहुत पहले से ही फेमस था, ठीक है। और डेवलपमेंट है इस इंडस्ट्री का इन इंडिया पे ये बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से, जैसे कि इंडिया जो है एक ट्रॉपिकल कंट्री हो गई, ठीक है ना। तो इसकी वजह से जो कॉटन वगैरह है यहाँ पे काफ़ी अच्छे से उग जाता है, ठीक है ना। बहुत अच्छा कंफर्टेबल फैब्रिक है, ठीक है, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट के लिए, ठीक है। इसके बाद सेकंड जो रीजन है वो है लार्ज क्वांटिटी ऑफ कॉटन आर ग्रोन इन इंडिया, ठीक है। बहुत लार्ज क्वांटिटी में कॉटन हमारी कंट्री में उगता है, ठीक है। इसके बाद अबेंडेंट स्किल लेबर, भैया बहुत पहले से काम कर रहे हैं तो स्किल लेबर हमारी कंट्री में बहुत सारे हैं जो इस इंडस्ट्री में वर्क कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इनिशियली ब्रिटिशर्स डिड नॉट इनकरेज डेवलपमेंट ऑफ इंडिजीनियस कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज,
ठीक है। अगर हम जो हमारी इंडिजीनियस कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इसके बढ़ावे में जो योगदान था अंग्रेजों का बिल्कुल नहीं रहा था। ठीक है ना। वो जिस क्या करते थे हमारी कंट्री से रॉ कॉटन जो है उसको ले लेते थे और उसको जो उनकी मिल्स है ना मैनचेस्टर में बड़ी बड़ी वहाँ भेज देते थे। और जो लीवरपूल पे है तो वहाँ से जो उनका फिनिश कपड़ा बनता था उसको इंडिया में आके सोल्ड कर देते थे, बेच देते थे। ठीक है, अपने प्रॉफिट के लिए। ठीक है। इनने कोई मदद नहीं करी हमारी, बस हमारा रॉ मटेरियल लेके हमें फिनिश प्रोडक्ट हमें बेच दिए। ठीक है, हमें एक मार्केट समझा, इतना समझ गए। इसके बाद जो क्लोथ है वो चीप बिकॉज इट इज़ प्रोड्यूस एट मास स्केल। ठीक है, जो फैक्ट्रीज वगैरह है लीवरपूल में, ठीक है, मैनचेस्टर में जो ब्रिटेन के अंदर है, वहाँ पे लोग मास में सामान बनाते थे फैक्ट्रीज वगैरह में, और इंडिया में आके लार्ज स्केल में बेच देते थे। तो इस वजह से सस्ता बैठता था, तो इंडियंस जो है उनको मजबूरी में इनका सामान खरीदना पड़ता था। ठीक है। बट इन 1854 जो फर्स्ट मॉडर्न कॉटन जो मिल है वो आपकी स्टेबलाइज हुई थी मुंबई के अंदर। भैया मुंबई में भैया कॉटन भी मिल जाता है, वहाँ के लोगों के पास पैसा भी था, तो उन्होंने पहली मॉडर्न कॉटन जो मिल है वो खोल दी थी। ठीक है। दिस सिटी हैज़ सेवरल एडवांटेजेस एज कॉटन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। बहुत सारे एडवांटेजेस थे, जैसे कि ये क्लोज थी किसके, कॉटन प्रोड्यूसिंग एरियाज के, जैसे गुजरात और महाराष्ट्र। यहाँ पे कॉटन अच्छा खासा होता है ना, ब्लैक सॉइल है यहाँ पे, तो इसकी वजह से कॉटन अच्छा होता है, तो इसी की वजह से यहाँ पे इसको एक एडवांटेज मिला। इसके बाद रॉ कॉटन यूज टू बी ब्रॉड टू मुंबई पोर्ट टू बी ट्रांसपोर्टेड टू इंग्लैंड। ठीक है, जो रॉ कॉटन आपका मुंबई पोर्ट तक आता था वो पहले ट्रांसपोर्ट किया जाता था इंग्लैंड को। ठीक है, तो इसके वजह से क्या है कि मुंबई के पास में क्या रहा, हमेशा अवेलेबिलिटी रही कॉटन की। ठीक है। इसके बाद मोर ओवर मुंबई इवन देन वॉज अ फाइनेंशियल कैपिटल। भैया तब भी मुंबई के पास बहुत पैसा था, फाइनेंशियल सेंटर बोल सकते हैं उनको या कैपिटल बोल सकते हैं। नीडेड टू स्टार्ट एन इंडस्ट्री वॉज अवेलेबल देयर। भैया कोई भी इंडस्ट्री खोलने के लिए जो पैसा चाहिए ना मुंबई के पास अवेलेबल था, बहुत पैसे वाली सिटी थी पहले से ही। ठीक है। एज अ लार्ज टाउन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अट्रैक्टेड लेबर इन लार्ज नंबर। ठीक है ना। भैया लास्ट टाउन है, भैया पहले से ही लोगों को वहाँ आना पसंद था भैया, ताकि उनको आसानी से क्या मिल जाए, अपॉर्चुनिटी मिल जाए जॉब वगैरह की। ठीक है। इसके बाद जो मशीनरी है जो रिक्वायर्ड है, ठीक है, कॉटन टेक्सटाइल के लिए, मिल के लिए, ठीक है ना, वुड बी डायरेक्टली इंपोर्टेड फ्रॉम इंग्लैंड। ठीक है ना, यहाँ पे पोर्ट वगैरह था, तो जो मशीन वगैरह थी डायरेक्टली जो थी इंग्लैंड से इंपोर्ट कर दी थी कॉटन टेक्सटाइल बनाने के लिए। ठीक है। इसके बाद सब्सिक्वेंटली 2 मोर मिल्स, ठीक है, जो शाहपुर मिल्स है, ठीक है, जो कालिको मिल्स है, ठीक है, ये भी स्टेबलाइज करी गई थी कहाँ पे, अहमदाबाद पे। ठीक है, अहमदाबाद पे भी दो जो मिल है वो भी स्टेबलाइज करी गई, जो पहली थी शाहपुर, दूसरी थी कालिको मिल। ठीक है, ये भी नाम याद रखना, पूछ लेगा कि शाहपुर मिल कहाँ है, ठीक है, या कालिको मिल कहाँ है। ठीक है, तो शाहपुर और कालिको मिल कहाँ है आपकी, गुजरात के अंदर है। ओके, कितना समझ गए। इसके बाद इन 1947 नंबर ऑफ मिल्स इन इंडिया कितने थे टोटल, 423 मिल्स थे। ठीक है, बट ये सिनेरियो जो था ये चेंज हो गया था पार्टीशन के बाद, जब डिवाइड हुआ ना इंडिया 1947 में, इंडिया और पाकिस्तान का, तब ये जो हमारा पैटर्न था, ठीक है, जो सिनेरियो था चेंज हो गया था। ठीक है, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो पाकिस्तान था ना उसके पास हमारा बहुत अच्छा जो कॉटन ग्रोइंग रीजन था ना वो चला गया। ठीक है ना, वेस्ट पाकिस्तान में, पाकिस्तान के अंदर पे, और इंडिया जो था, इंडिया में खाली 409 मिल्स बची। ठीक है ना, एंड 29% ऑफ कॉटन प्रोड्यूसिंग एरिया ही बचा हमारी कंट्री के अंदर। ठीक है ना। इसके बाद जो इंडिपेंडेंट की बात, हमारी जो इंडस्ट्री है, ठीक है, धीरे धीरे ग्रेजुअली हमारी रिकवर्ड हुई है इस सबसे। ठीक है, और हमने काफ़ी अच्छी क्वालिटी का कॉटन बनाना शुरू किया और काफ़ी सारा कॉटन प्रोड्यूस करना भी शुरू किया। ठीक है, तो जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इंडिया के अंदर कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू 2 सेक्टर। ठीक है, इनको हम 2 सेक्टर्स में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। पहला है ऑर्गेनाइज सेक्टर, दूसरा है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, हमारी कंट्री के अंदर जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, इसके बाद जो डिसेंट्रलाइज सेक्टर है ना, ये इंक्लूड करता है कॉटन प्रोड्यूस इन हैंडलूम, जिसको हम खादी वगैरह बोलते हैं, या पावर लूम वगैरह। ठीक है ना, ये क्या हो गया, हमारे डिसेंट्रलाइज सेक्टर हो गए। ठीक है, इसके बाद द प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर हैज़ ड्रास्टिकली फॉलन। जो हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर था, ठीक है, इसमें ड्रास्टिकली एक फॉलन आया। ठीक है, 81% से, जो मिड 20s में हुआ करता था, से 6% 2000 तक का। ठीक है, जो हमारा प्रोडक्शन था ऑर्गेनाइज सेक्टर से वो काफ़ी कम हो गया, 81% से 6% के आसपास पहुंच गया। अब वही हम बात करें आज के समय की, एट प्रेजेंट द पावर लूम, ठीक है, ऑन द डिसेंट्रलाइज सेक्टर प्रोड्यूस मोर देन द हैंडलूम। ठीक है, सो डिसेंट्रलाइज की बात करें तो उसमें जो पावर लूम है ना, मतलब जहाँ पर हम पावर का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, हैंडलूम से कंपेयर करें तो पावर लूम सेक्टर जो है हमारा वो काफ़ी अच्छे से क्या हुआ है, मतलब ग्रो हुआ है, या ज़्यादा अच्छे से वो उसमें ज़्यादा प्रोडक्शन होता है कॉटन टेक्सटाइल का। ठीक है, जहाँ पर हम पावर की मदद से टेक्सटाइल बनाते हैं। ठीक है, तो इतना समझ गए, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है जो कॉटन होता है ना, कॉटन इज़ अ प्योर रॉ मटेरियल विच डज नॉट लूज वेट इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ठीक है, कॉटन जो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में वेट लूज नहीं करता है। ठीक है ना। ठीक है, इसके बाद सो अदर फैक्टर्स लाइक पावर टू ड्राइव द लूम्स, ठीक है, लेबर कैपिटल और मनी में डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। तो जो अदर फैक्टर होते हैं जो कॉटन इंडस्ट्री को डिटरमाइन करते हैं वो क्या होते हैं आपके,
ठीक है, पावर वगैरह होती है, लेबर कैपिटल या मार्केट जो है आपका दूर है पास है, ये सब डिटरमाइन करते हैं, ठीक है ना। कॉटन का दूर या पास होना डिटरमाइन नहीं करता ज़्यादा, ठीक है। इसके बाद द फर्स्ट मिल वर सेटअप इन मुंबई, ठीक है, पहली मिल हमारी कंट्री में लगी थी ना कॉटन टेक्सटाइल की, वो लगी थी आपकी मुंबई के अंदर और अहमदाबाद में, ठीक है। इन द सेकंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक्सपेंडेड वेरी रैपिडली, ठीक है। और जो सेकंड हाफ आते आते 19th सेंचुरी का हमारी कंट्री में जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है बहुत रैपिडली एक्सपेंड करी, ओके। इसके बाद जो स्वदेशी मूवमेंट था इसने एक मेजर इम्पेटस दिया था किसको, इस इंडस्ट्री को, ठीक है। देयर वाज अ कॉल फॉर बॉयकटिंग ब्रिटिश मेड गुड्स, जो ब्रिटिश के द्वारा बनाए गए गुड्स है उनको बॉयकट करने की कॉल आई, मतलब कि उनको जो बॉयकट करने लगे लोग, ठीक है। और जो इंडियन गुड्स है उनके फेवर में जाने लगे लोग, तो इसके वजह से जो हमारी कंट्री की जो स्वदेशी मिल्स है उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिला, ठीक है। इसके बाद 1921 की बात करें, विद द डेवलपमेंट ऑफ रेलवे नेटवर्क, ठीक है, रेलवे नेटवर्क के डेवलपमेंट की वजह से जो अदर कॉटन टेक्सटाइल सेंटर्स हैं ये भी काफ़ी अच्छे से एक्सपेंड करे हमारी कंट्री में, ठीक है। इसके बाद सदर्न इंडिया की बात करें तो जो मिल्स हैं वह सेटअप एट कोयम्बतूर, कोयम्बतूर में सेटअप हुई है, मदुरई में हुई है या बेंगलुरु में हुई है, ठीक है। इसके बाद जो सेंट्रल इंडिया है हमारी कंट्री का, नागपुर, इंदौर, सोलापुर, वडोदरा, ये हमारा कॉटन टेक्सटाइल सेंटर के लिए हब बन गया था, काफ़ी अच्छा वाला, नागपुर, इंदौर, सोलापुर, वडोदरा वगैरह, यहाँ कॉटन टेक्सटाइल अवेलेबल भी है, ठीक है। इसके बाद कॉटन टेक्सटाइल मिल वर सेटअप एट कानपुर, कानपुर जो यूपी के अंदर है, ये एक लोकल इन्वेस्टमेंट के साथ क्या हुआ था, कॉटन टेक्सटाइल मिल का सेंटर बन चुका था, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट जानकारी है, कानपुर याद रखना, ठीक है। और जितने भी नेम यहाँ पर गिवन है सब इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है साउथ इंडिया या सेंट्रल इंडिया से कौन सा इंपॉर्टेंट है, ओके। इतना समझ में आ गया, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो कॉटन टेक्सटाइल मिल थी ये आपकी कलकत्ता में भी सेटअप हुई, क्योंकि यहाँ पे पोर्ट की फैसिलिटी अच्छे से अवेलेबल है, ठीक है ना। इसके बाद डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनने लगी हमारी कंट्री में, इसने काफ़ी ज़्यादा फेवर किया किसको, कॉटन टेक्सटाइल मिल को, ठीक है ना, जो काफ़ी दूर थी आपकी कॉटन प्रोड्यूसिंग एरियाज से, ठीक है। इसके बाद रैपिड डेवलपमेंट ऑफ दिस इंडस्ट्री इन तमिलनाडु इज द रिजल्ट ऑफ अबंडेंट अवेलेबिलिटी ऑफ हाइडल पावर फॉर मिल, ठीक है। जो तमिलनाडु में काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट हुआ इस इंडस्ट्री का, इसका मेन रीज़न क्या था, जो हाइडल पावर का डेवलपमेंट होना मिल के लिए, ठीक है। इसके बाद लोअर लेबर कॉस्ट एज अ सेंटर लाइक उज्जैन में, भरूच हो गया, आगरा, ठीक है, हाथरस, कोयम्बतूर, त्रिवेली ऑल्सो कॉस्ट इंडस्ट्री टू बी लोकेटेड अवे फ्रॉम द कॉटन प्रोड्यूसिंग एरिया, ठीक है ना। इसके वजह से भी क्या हुआ कि यहाँ पे जो लेबर वगैरह की कॉस्ट थी काफ़ी कम थी, तो ये लोग कॉटन बाहर से मंगा के अपने वहाँ पे उसको क्या कर लेते थे, उसे प्रोडक्ट बना लेते थे, ठीक है। इसके बाद आज के समय में जो प्रेजेंटली हमारे पास मेजर सेंटर्स है कॉटन टेक्सटाइल के, वो है अहमदाबाद, ठीक है ना, भिवांडी, सोलापुर, ठीक है ना, कोल्हापुर, नागपुर, उज्जैन, ठीक है ना, इंदौर वगैरह, ये सब क्या हमारे सेंटर्स हैं। ऑल दिस सेंटर आर ट्रेडिशनल सेंटर्स, ठीक है, एंड आर लोकेटेड क्लोज टू द कॉटन प्रोड्यूसिंग रीजन, ये क्या है, बहुत पुराने सेंटर्स हैं और कॉटन प्रोड्यूसिंग रीजन के पास में है। इसके बाद जो महाराष्ट्र है, गुजरात है, तमिलनाडु है, ठीक है, ये क्या हमारे लीडिंग कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, ठीक है। और जो वेस्ट बंगाल हो गया, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, पंजाब है, ये हमारे अदर कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है ना। ये कुछ एग्जांपल है हमारे कि कौन से स्टेट में कॉटन ज़्यादा होता है, कहाँ पे कम होता है वगैरह। तो होप कि आप कॉटन के बारे में इतना समझ गए हो, ठीक है, कि कॉटन कहाँ पे होता है, ठीक है, मेन सेंटर्स कौन से हैं जहाँ पे कॉटन वगैरह होता है ना, रॉ कॉटन, ठीक है। तो वहाँ पे वो कॉटन प्रोड्यूसिंग सेंटर्स ज़्यादा है हमारे पास, जैसे कि हमारे पास अहमदाबाद, भिवांडी, सोलापुर, ठीक है, नागपुर, इंदौर, उज्जैन, ठीक है ना, यहाँ पे कॉटन होता है इसलिए यहाँ पर ज़्यादा है। बट कॉटन जो है वो बाकी जगह भी हमारी कंट्री में जो है टेक्सटाइल वगैरह कॉटन का बनाया जाता है, क्यों, क्योंकि कॉटन क्या है, एक वेट लूजिंग रॉ मटेरियल नहीं है, मतलब कि आप इसको कहीं भी लिया सकते हो और इससे टेक्सटाइल बना सकते हो। इसके बाद तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में जो लार्ज नंबर ऑफ मिल्स हैं और मोस्ट ऑफ देम प्रोड्यूस यान वगैरह बनाती है, जो उनका गुत्था वगैरह होता है ना, वो सब बनाती है, ठीक है ना, क्लोज के कंपैरिजन में। इसके बाद कोयम्बतूर जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर है, भैया कोयम्बतूर का नाम आ जाएगा तो लिख देना वहाँ पे कि कॉटन टेक्सटाइल के लिए इंपॉर्टेंट सेंटर है, ठीक है ना, ये वन वर्ल्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एमसीक्यूज के लिए भी, ठीक है। नियरली हाफ ऑफ मिल लोकेटेड है कहाँ पे, कोयम्बतूर में, तमिलनाडु की, ठीक है। इसके बाद तमिलनाडु में चेन्नई वगैरह, मदुरई, ठीक है, तिरुनेवेली, ठीक है, तुतीकोरम, ठीक है, तंजावुर, ठीक है, रामनाथपुरम, ठीक है, सलेम, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं, ठीक है। इसके बाद कर्नाटका की बात कर लेते हैं, तो भैया कर्नाटका में जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है हैज़ डेवलप इन कॉटन प्रोड्यूसिंग एरियाज, ठीक है, इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ स्टेट, ठीक है, जो कर्नाटका का नॉर्थ ईस्ट पार्ट है ना, वहाँ पे काफ़ी अच्छा मतलब कॉटन ग्रो होता है, ठीक है। इसके बाद दवांगेरी, हुबावली, ठीक है ना, बलेरी, मैसूर, बेंगलुरु, ये एक इंपॉर्टेंट सेंटर्स है। एक दो नाम तो आप हर स्टेट से याद कर ही लेना, ठीक है ना, मतलब जो भी आप कर सकें, ठीक है। तो उनमें से एक दो नाम तो हर स्टेट की याद कर ही लेना, ठीक है। इसके बाद कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लोकेटेड इन द कॉटन प्रोड्यूसिंग तेलंगाना, तेलंगाना में भी जहाँ पे कॉटन बनता है वहाँ पे इंडस्ट्रीज वगैरह है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मिल आर स्पाइनिंग मिल्स, ठीक है, जो प्रोड्यूस कर रही है यान वगैरह, वही ऊन का गुत्था वगैरह ही बनता है यहाँ पे ज़्यादा, ठीक है।
इसके बाद जो इंपॉर्टेंट सेंटर्स और हैदराबाद, सिकंदराबाद, ठीक है, वरनेगल जो तेलंगाना के अंदर है, एंड गंतूर जो आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट सेंटर है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में कानपुर जो है ये लार्जेस्ट सेंटर है, इंपॉर्टेंट बन जाता है भैया। तमिलनाडु में कोयम्बतूर और उत्तर प्रदेश में कानपुर, ये इंपॉर्टेंट सेंटर है, ठीक है। इतना समझ गए बात को। इसके बाद सम ऑफ द अदर इंपॉर्टेंट सेंटर्स आर मोदीनगर, मोदीनगर इंपॉर्टेंट है, हाथरस, सहारनपुर, आगरा, ये एंड लखनऊ, ठीक है, यूपी के अंदर में है। अब ये मोदीनगर गुजरात में नहीं है भैया, मोदीनगर ये यूपी में है, ठीक है। इसके बाद वेस्ट बंगाल में जो कॉटन मिल्स है आर लोकेटेड इन द हुगली रिवर रीजन, ठीक है ना, जो हुगली रीजन है उसके पास में वेस्ट बंगाल के अंदर कॉटन मिल्स है, ठीक है। हावड़ा, सहारनपुर, कलकत्ता, ठीक है ना, शामनगर, ठीक है ना, यहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं कॉटन के लिए, ठीक है। इसके बाद प्रोडक्शन ऑफ कॉटन क्लोथ इंक्रीज ऑलमोस्ट 5 टाइम्स सिंस इंडिपेंडेंस। आज़ादी के बाद से लेके अभी तक का हमने हमारी मेहनत की वजह से जो कॉटन प्रोडक्शन है, ठीक है ना, इसको 5 गुना बढ़ा दिया है, ठीक है। कॉटन टेक्सटाइल हैज़ बीन फेसिंग टफ कंपटीशन फ्रॉम द सिंथेटिक क्लोथ। भैया सिंथेटिक क्लोथ ज़्यादा अच्छे होते हैं, मजबूत होते हैं, तो उनके वजह से क्या है, इनको कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा फेस करना पड़ता है, ठीक है ना। तो कभी पूछेगा एग्जाम में कि कॉटन टेक्सटाइल जो है किससे कंपटीशन फेस करा, तो वो है सिंथेटिक कॉटन, ठीक है ना। तो भैया इसके बाद ये पिक्चर है हैंडलूम कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यहाँ पर हाथ से कॉटन के कपड़े वगैरह बना रहे हैं, ठीक है ना, टेक्सटाइल बना रहे हैं। और ये स्पाइनिंग यार्न इन जो पावरलूम में है, ठीक है, ये जो ऊन वगैरह है, ठीक है, ये जो यहाँ पे इनका धागा वगैरह, ये धागा बना रहे हैं, ठीक है, यही आपका यार्न होता है, ठीक है। होप कि इतना समझ गए हो, ठीक है। इतना समझ गए तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये मैप है इंडिया का, इसमें रीजन्स दे रखे हैं, ठीक है, इंडिया के, कि जहाँ यहाँ पे कॉटन वगैरह प्रोड्यूस होता है। एक बार इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है ना, ये काम ही आएगा आपके। एक बार इसको देख लोगे, ठीक है ना, जो आपने पढ़ा भी था उसके बाद तो काफ़ी सारी चीज़ें आपकी रिवाइज हो जाएगी। जैसे राजकोट वगैरह, अहमदाबाद वगैरह इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ग्वालियर हो गया, आगरा, अलीगढ़ हो गया, लखनऊ, कानपुर, कानपुर ये जगह कौन सी है, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है कॉटन टेक्सटाइल के लिए, ठीक है, चेन्नई वगैरह, ठीक है ना, ये सारी लोकेशन इंपॉर्टेंट है। एक बार देख लोगे तो आपके काम आ जाएगा, ठीक है। तो इतना समझ गए तो आगे बढ़ते हैं। तो भैया इसके बाद नेक्स्ट टाइप की इंडस्ट्री है हमारी कंट्री की, वो है शुगर इंडस्ट्री, ठीक है ना। तो शुगर इंडस्ट्री जो है हमारी कंट्री में ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। अगर हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री की बात करें ना, तो कॉटन के बाद दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट आ जाती है, तो इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है इसको, ठीक है। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बोथ शुगर केन और केन शुगर, ठीक है, एंड कंट्रीब्यूट अबाउट 8% ऑफ टोटल शुगर प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। भैया हमारी कंट्री में 8% शुगर का प्रोडक्शन होता है दुनिया का, ठीक है, और इंडिया के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, शुगर केन का और केन शुगर का, ठीक है। बिसाइड कांदा सारी, ठीक है, गुड़, जैगरी जो वो होती है, गुड़ वगैरह हो गई या जो मिश्री वगैरह हो गई, ठीक है ना, ये सब क्या है, प्रिपेयर करी जाती है किससे, शुगर केन से। इसके बाद दिस इंडस्ट्री प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, बहुत ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है, मतलब मोटा मोटा बोले तो 4 लाख पर्सन जो है वो डायरेक्टली इसमें काम करते हैं, ठीक है। और वो क्या है, लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स हैं इनडायरेक्टली, मतलब कि भैया फार्मर्स को भी तो फायदा मिल रहा है ना, जो शुगर केन उगा रहे हैं, तो वो शुगर केन उगाएंगे तो बेचेंगे कहाँ, इंडस्ट्रीज़ को, ठीक है। इसके बाद जो शुगर इंडस्ट्री है इज़ अ सीजनल इंडस्ट्री, सीजनल इंडस्ट्री हो जाती है बिकॉज सीजनलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। सीजन अच्छा रहेगा तो मतलब शुगर केन अच्छा होगा, नहीं तो फिर भैया आराम भरोसे है, ठीक है। इसके बाद डेवलपमेंट ऑफ दिस ऑन मॉडर्न लाइंस डेट बैक टू 1903, ठीक है, व्हेन शुगर मिल स्टार्टेड इन बिहार। भैया बिहार में सबसे पहले शुगर मिल स्टार्ट हुई थी, ठीक है, याद रखना कहाँ हुई थी, ठीक है, बिहार में, ठीक है। कब हुई थी, 1903 में, ठीक है। सब्सिक्वेंटली शुगर मिल व स्टार्टेड इन अदर पार्ट्स ऑफ बिहार एंड उत्तर प्रदेश। उसके बाद बिहार और उत्तर प्रदेश के बाकी पार्ट्स में शुगर मिल फैली, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं 1950 से 51 की, तो इस समय 139 फैक्ट्रीज थी जो ऑपरेशन थी, ठीक है। तो नंबर ऑफ शुगर फैक्ट्रीज वर रोज टू 662, ठीक है। 2010 और 11 में ये 139 से कितनी हो गई, 662 के आसपास हो गई है, ओके। होप कि इतना समझ गए हो शुगर इंडस्ट्री के बारे में। इतना समझ गए तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है भैया लोकेशन ऑफ शुगर इंडस्ट्री। तो भैया जो शुगर केन है ना भैया, वेट लूजिंग क्रॉप है, मतलब कि आप इसको कहीं पर भी नहीं लगा सकते। तो शुगर केन की इंडस्ट्री को आपको वही लगाना पड़ेगा जहाँ शुगर केन अवेलेबल है, ओके। द रेशियो ऑफ शुगर टू शुगर केन वेरीज करता है कितना, 9 से 12% के बीच में, डिपेंडिंग ऑन इट्स वेराइटी, ठीक है। बेटर रिकवरी ऑफ शुगर इज डिपेंडेंट अपॉन बीइंग क्रस्ड विद इन 24 आवर्स ऑफ हार्वेस्टिंग, ठीक है ना। जो बेटर रिकवरी हो जाती है शुगर की, शुगर केन से कितने में, 24 घंटे के अंदर आपने उसको काट दिया है और उसका शुगर निकाल दिया है तो उसमें काफ़ी अच्छी रिकवरी हो जाती है। और जो शुगर होता है खाली शुगर केन में वो 9 से 12% ही होता है, इसलिए तो वेट लूजिंग है ना भैया। जितना दूर होगा उतना उसकी क्वालिटी क्या है, रिड्यूस हो जाएगी। इंडस्ट्री से जितना दूर जाएगा शुगर केन उतनी क्वालिटी रिड्यूस होती जाएगी, ठीक है। इतना समझ गए, इतना समझ गए। तो इसके बाद जो शुगर फैक्ट्रीज है हिंस आर लोकेटेड विद इन द केन प्रोड्यूसिंग रीजन, जहाँ पे केन होता है ना शुगर केन, उसके पास में ही होती है, ठीक है। महाराष्ट्र जो है वो इमर्ज किया है ऐसा लीडिंग शुगर केन प्रोड्यूसर, ठीक है भैया। महाराष्ट्र का जो क्लाइमेट है ना साउथ का, वो शुगर केन के लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल है। नॉर्थ में तो मजबूरी में उगाना पड़ रहा है क्योंकि पहले ही वहाँ पे हमारे पास मिल्स वगैरह आई थी सबसे पहले, ठीक है ना, नॉर्थ में, इस वजह से हम लोग उगाते हैं वहाँ पे, क्योंकि ट्रेडिशनली उगता आ रहा है, ठीक है। बट महाराष्ट्र का या साउथ का क्लाइमेट काफ़ी अच्छा है शुगर केन के लिए, ठीक है ना। और ये रीजन जो है वो प्रोड्यूस करता है मोर देन 1/3 ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन इन कंट्री, ठीक है। याद रखना शुगर केन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, वो है महाराष्ट्र, यूपी नहीं है, महाराष्ट्र है, ओके। इसके बाद जो यूपी है ना, यूपी सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का, ठीक है, शुगर का।
इसके बाद जो यूपी है ना वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर का, ठीक है। द शुगर फैक्ट्रीज आर कंसंट्रेटेड इन टू बेल्ट, दो बेल्ट में है। पहला है गंगा यमुना दोआब पे, दूसरा है तराई रीजन पे, ठीक है, याद रखना है इसको भी, ठीक है। जो मेजर शुगर प्रोड्यूसिंग सेंटर्स है हमारी कंट्री में वो है गंगा यमुना दोआब, ठीक है, और सहारनपुर, ठीक है, मुजफ्फरनगर, ठीक है, मेरठ, गाजियाबाद, ठीक है ना, बागपत हो गया, बुलंदशहर हो गया, ये डिस्ट्रिक्ट जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। खेरी, लखीमपुर खेरी जो है हमारे पास, ठीक है, बस्ती, गोंडा, गोरखपुर, ठीक है, भरेच, ये इंपॉर्टेंट शुगर प्रोड्यूसिंग रीजन से कहा के तराई रीजन के, ठीक है, इतना समझ गए। इसके बाद जो तमिलनाडु है ना, तमिलनाडु में शुगर फैक्ट्रीज आर लोकेटेड इन कोयम्बतूर, वेल्लोर, तिरुवन्नामलाई, ठीक है ना, विल्लुपुरम, ठीक है, तिरुचिरापल्ली डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पे काफ़ी अच्छी मिलती है, मतलब शुगर इंडस्ट्रीज काफ़ी सारी है, ठीक है। इसके बाद बेलागावी, बेलारी, मंदिया, शिवमोग्गा, विजयपुरा, चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट जो है कर्नाटका का, यहाँ पर भी शुगर मिल्स बहुत सारी है, ठीक है ना। इसके बाद ये इंडस्ट्री है ना कोस्टल रीजन के पास है, जैसे ईस्ट गोदावरी, ठीक है, वेस्ट गोदावरी इनके पास है, ठीक है। विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट जो है आंध्र प्रदेश का, ठीक है, या जो निजामाबाद है, ठीक है ना, मेदक डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना का, यहाँ पे क्या है कि आपकी इंडस्ट्री काफ़ी अच्छे से फ्लोरिश करी गई है, ठीक है। इसके बाद जो अदर स्टेट है जो प्रोड्यूस कर रहे हैं शुगर को वो है बिहार हो गया, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, यहाँ पर भी शुगर होता है अच्छा खासा, ठीक है। इसके बाद सरन है, चंपारण है, मुजफ्फरनगर है, सिवान है, दरभंगा है, गया है, ये इंपॉर्टेंट शुगर केन प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट है बिहार के, ठीक है। इसके बाद द रिलेटिव सिग्निफिकेंस ऑफ पंजाब हैज़ डिक्लाइन, ठीक है, जो सिग्निफिकेंस है पंजाब का, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन किया गया है शुगर केन के लिए, बट फिर भी जो आपका गुरदासपुर है, ठीक है, जलंधर है, ठीक है ना, संगरूर है, पटियाला है, अमृतसर है, ये एक मेजर शुगर प्रोड्यूसिंग रीजन्स हैं आपके पंजाब के, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं तो हरियाणा की, तो हरियाणा में शुगर फैक्ट्रीज आर लोकेटेड इन यमुना नगर, ठीक है, रोहतक, हिसार, फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, यहाँ पे आपको शुगर फैक्ट्रीज मिल जाएगी। इसके बाद शुगर मिल है लोकेटेड इन द केन ग्रोइंग ट्रैक्ट्स ऑफ सूरत वगैरह जो है, जूनागढ़, ठीक है ना, राजकोट, अमरेली, ठीक है, वलसाड एंड भावनगर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना, ये गुजरात के अंदर रीजन आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे शुगर केन ग्रोइंग ट्रैक्स है, मतलब पूरे मतलब यहाँ पे शुगर केन बहुत सारा होता है इन रीजन्स में, ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे शुगर मिल्स वगैरह है। होप कितना समझ गया, ठीक है, इतना समझ गया तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो भैया इसके बाद नेक्स्ट टाइप की इंडस्ट्री है हमारे पास, वो है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, ठीक है। तो जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है, तो दिस इंडस्ट्री इज हैज़ बीन ग्रोइंग वेरी फास्ट इन इंडिया, बहुत तेज़ी से बढ़ रही है आगे पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री हमारी कंट्री के अंदर, ठीक है। अगर हम बात करें 1960 की, तो डिमांड जो है ऑर्गेनिक केमिकल की ये इंक्रीज करी है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब इट बिकम डिफिकल्ट टू मीट दिस डिमांड, ठीक है। एट दिस टाइम पेट्रोलियम रिफाइनरी इंडस्ट्री एक्सपेंडेड रैपिडली, ठीक है। मैनी आइटम्स आर डिराइव फ्रॉम क्रूड पेट्रोलियम विच प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर मैनी न्यू इंडस्ट्री, दिस कलेक्टिवली नोन एज पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। तो भैया क्या हुआ कि 1960s के बाद हमारी जो कंट्री है या दुनिया को केमिकल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, ठीक है ना, ये जो ऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं ना इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो क्या हुआ कि जो पेट्रोलियम होता है ना, पेट्रोलियम जो रिफाइनरी होती है ना, यहाँ से पेट्रोलियम के बहुत सारे बाई प्रोडक्ट मिलते हैं, ठीक है ना, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है दुनिया के लिए, ठीक है। तो जो क्रूड पेट्रोलियम है ना, इससे हम लोग बहुत सारे रॉ मटेरियल्स को निकालते हैं, ठीक है, यही पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री कहलाती है, ठीक है। अब इस पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज को हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहली है पॉलीमर बेस्ड, दूसरी है सिंथेटिक फाइबर बेस्ड, फिर है इलास्टोमर्स बेस्ड, फिर है सरफेक्टेंट इंटरमीडिएट। तो भैया जो हम सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं ना, वो पेट्रोलियम का ही बाई प्रोडक्ट है, ठीक है। होप कितने समझ गए। इसके बाद जो मुंबई है ना, मुंबई जो है वो हब है भैया पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ का, ठीक है। इसके बाद जो क्रैकर यूनिट्स हैं आर लोकेटेड इन द औरैया उत्तर प्रदेश से, फेमस है, जामनगर, ठीक है ना, गांधीनगर, हजीरा गुजरात के अंदर आ जाता है ये सब, ठीक है ना। इसके अलावा नगर थाने, ठीक है, रत्नागिरी महाराष्ट्र के अंदर, हल्दिया वेस्ट बंगाल के अंदर, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर फेमस है ये पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ के लिए जो रीजन्स है ना, ठीक है। इसके बाद 3 ऑर्गेनाइजेशन आर वर्किंग इन द पेट्रोकेमिकल सेक्टर अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोलियम। भैया उनको देख लेते हैं जो ये 3 ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रही है। तो पहली है भैया इंडियन पेट्रोकेमिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, IPCL। भैया IPCL बहुत बार सुना होगा आपने, ठीक है ना। ये क्या है, एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, गवर्नमेंट की कंपनी है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस पेट्रोकेमिकल लाइक पॉलीमर्स, केमिकल जो है हमारे पास, फाइबर्स है, जो फाइबर इंटरमीडिएट्स हैं, ठीक है ना, जो इनका प्रोडक्शन होता है ना हमारी कंट्री में, ठीक है ना, या जो मैन्युफैक्चरिंग होती है हमारी कंट्री में, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और इनके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये। इसके बाद सेकंड जो है हमारे पास वो है पेट्रोफिल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, PCL। ये क्या है, एक जॉइंट वेंचर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में और वीवर्स कॉर्पोरेशन सोसाइटी के बीच में। ये क्या करता है कि ये प्रोड्यूस करता है क्या, पॉलिस्टर फिलामेंट यार्न जो है, या नायलॉन चिप्स जो है ना, ये जो है ये प्रोड्यूस करता है, ठीक है। 2 प्लांट लोकेटेड एट वडोदरा और
नालधारी गुजरात में, नालधारी और वडोदरा में इनके प्लांट है, ठीक है। याद रखना जो भी पीसीएल है, ठीक है ना, ये जॉइंट वेंचर है वीवर कॉर्पोरेशन सोसाइटी के साथ और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। क्या करता है ये, पॉलिएस्टर फिलामेंट यार्न बनाता है या नायलॉन चिप्स वगैरह बनाता है, भैया याद रखना है इसको, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद थर्ड इज सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जो CIPET है ना, ये थर्ड है आपका। ये इन्वॉल्व है किसमें, इंपोर्टिंग ट्रेनिंग इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, ठीक है ना। ये इन्वॉल्व है किसमें, इम्पार्टिंग ट्रेनिंग, भैया ट्रेनिंग वगैरह देने में पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज के लिए, ठीक है। तो ये CIPET भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको, ठीक है। इतना समझ गए, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद भैया जो पॉलीमर्स होते हैं ना आपके, ये बने होते हैं किससे, इथाइलिन से या प्रोपिलीन से, ठीक है। दीज मटेरियल आर ऑब्टेन इन द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग क्रूड ऑयल। जब क्रूड ऑयल को रिफाइन करते हैं ना आप, तो आपको पॉलीमर्स वगैरह मिलता है, ठीक है। किससे बने होते हैं, याद रखना भैया, इथिलीन से और प्रोपिलीन से, ठीक है। पॉलीमर्स आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन द प्लास्टिक इंडस्ट्री, भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लास्टिक इंडस्ट्री में ये चीज़ें काम आती है, ठीक है। अमॉन्ग पॉलीमर्स पॉलीथीन जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला थर्मोप्लास्टिक है, ओके। इसके बाद प्लास्टिक इज द फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू शीट्स, पाउडर, रेजन, ठीक है, पैलेट्स एंड देन यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्लास्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। प्लास्टिक को हम लोग पहले किन चीज़ों में कन्वर्ट कर देते हैं, शीट में, पाउडर में, रेजन में और पैलेट्स में। इसके बाद इससे हम प्लास्टिक प्रोडक्ट बनाते हैं, ओके। याद रखना भैया प्लास्टिक किससे बन रहा है, पेट्रोल से, ठीक है भैया, बाई प्रोडक्ट है ये पेट्रोलियम का, ठीक है। तभी तो अंबानी जितने अमीर हैं भैया। इसके बाद है प्लास्टिक प्रोडक्ट्स आर प्रिफर्ड बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रेंथ, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है ना, वाटर एंड केमिकल रेजिस्टेंस, उनसे बचाव रहता है इसका, ठीक है, लो प्राइजेस, ठीक है। पेट्रोल से बना हुए प्लास्टिक है ये बेकार नहीं है, ये अच्छे हैं, ठीक है। बट इनके साथ बस एक ही नुकसान है इनका, वो ये है कि ये ऑर्गेनिक नहीं है, ये जल्दी डिकम्पोज नहीं होते, ये कूड़ा बन के रह जाते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। इनके वजह से पॉल्यूशन बहुत हो जाता है, ठीक है, वरना ये अच्छे ही हैं, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक पॉलीमर स्टार्टेड इन इंडिया इन द लेट 50s एंड अर्ली 60s, ठीक है। जो लेट 50s और अर्ली 60s में इनका प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था, ठीक है, यूजिंग ऑर्गेनिक केमिकल्स, ठीक है। इसके बाद जो नेशनल ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री है NOCIL, ठीक है, ये स्टेबलाइज हुई थी इन प्राइवेट सेक्टर इन 1961, भैया याद रखना जो आपका NOCIL है कब स्टेबलाइज हुई थी, 1961 में। और इसने अपना जो पहला, ठीक है, नेप्था बेस्ड केमिकल इंडस्ट्री जो थी वो स्टार्ट करी थी, ठीक है ना। स्टार्टेड द फर्स्ट नेप्था बेस्ड केमिकल इंडस्ट्री कहाँ पे, मुंबई में, ठीक है। किसने स्टेबलाइज करी थी, NOCIL ने, ठीक है। ये क्या है, नेशनल ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री लिमिटेड, ठीक है। होप कि इतना समझ गए हो। इसके बाद ये जो प्लांट है ना आपका, दिस प्लांट लोकेटेड एट मुंबई, ठीक है ना, बरूनी, ठीक है ना, मैतूर, ठीक है ना, पिंपरी, रिशरा, ठीक है, ये मेजर प्रोड्यूसिंग रीजन है प्लास्टिक मटेरियल के। इसके बाद 75% जो है ऑफ दिस यूनिट आर स्मॉल सेक्टर, ठीक है ना। 75 जो यूनिट है इसकी, ये किस में आती है, 75% आपका किस में आती है, स्मॉल सेक्टर्स में आ जाती है, ठीक है। इसके बाद ये जो इंडस्ट्री है ऑल्सो यूजेज रिसाइकिल प्लास्टिक, ठीक है, रिसाइकिल प्लास्टिक भी यूज़ करती है इंडस्ट्री, ठीक है, विच कंस्टिट्यूट अबाउट 30% ऑफ टोटल प्रोडक्शन। जो टोटल प्रोडक्शन हो रहा है ना प्लास्टिक का, उसमें 30 क्या रिसाइकल्ड है, ठीक है। इसके बाद सिंथेटिक फाइबर जो है ये वाइडली यूज़ किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फैब्रिक्स, ठीक है, फैब्रिक बनाने में सिंथेटिक फाइबर का यूज़ किया जाता है ना। सो बिकॉज ऑफ द इनहेरेंट स्ट्रेंथ, ठीक है, स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी होती है, ड्यूरेबिलिटी लंबा चलती है, ठीक है ना, वॉशेबिलिटी, ठीक है, एंड रेजिडेंस, जो श्रिंक नहीं होती, कॉटन के कपड़े धोगे ना तो भैया श्रिंक कर जाते हैं, ठीक है ना, और वॉशेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं होती उनकी। बट जो सिंथेटिक प्रोडक्ट है काफ़ी अच्छे होते हैं, ठीक है। बट प्रॉब्लम वही है, इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन करते हैं, ठीक है, जल्दी डिग्रेड नहीं होते, कूड़ा बन के रह जाते हैं, ठीक है। कॉटन के कपड़े यूज़ करोगे, उसको आप फेंक भी दोगे ना, जल्दी डिकम्पोज हो जाएंगे, इन्वायरमेंट में पूरे घुल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद है जो इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग नायलॉन, जो नायलॉन को इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है, जो पॉलिस्टर यान को, ठीक है, ये लोकेटेड है कहाँ पे, कोटा में, पिंपरी में, मुंबई में, ठीक है ना, मोदी नगर पुणे में, ठीक है, उज्जैन में, नागपुर में, ठीक है, उड़ाना में, ये मोदी नगर अलग है, पुणे अलग है, ठीक है। इसके बाद एक्राइलिक स्टेपल फाइबर इस मैन्युफैक्चर एट कोटा एंड वडोदरा, भैया याद रखना एक्राइलिक स्टेपल फाइबर कहाँ मैन्युफैक्चर होता है, कोटा पे और वडोदरा पे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इतना समझ गए। इसके बाद दो प्लास्टिक हैव बिकम इनसेपरेबल आइटम, ठीक है ना, प्लास्टिक क्या है, एक इनसेपरेबल आइटम बन चुका है इन डेली यूजेस, ठीक है, एंड दे हैव अफेक्टेड आवर लाइफ स्टाइल, ठीक है। बट ड्यू टू द नॉन बायोडिग्रेडेबल क्वांटिटी, ठीक है, इट इमर्ज एज ग्रेटेस्ट थ्रेट टू आवर इन्वायरमेंट, भैया ये डिग्रेड ही नहीं होता, भैया मिलता ही नहीं इन्वायरमेंट में, हजारों साल लग जाते हैं इसको डिकम्पोज होने में, तो कूड़ा बन के रह जाता है, ठीक है। इस वजह से ये खतरनाक है, वरना प्लास्टिक से हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हिंस यूज ऑफ प्लास्टिक इज बीइंग डिस्करेज इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया, इसी की वजह से जो कि ये बायो डिग्रेडेबल नहीं है हमारा, इसी की वजह से बहुत सारे स्टेट में जो है प्लास्टिक के यूज़ को डिस्करेज किया जाता है, और हमारी गवर्नमेंट जो है उसने भी पॉलिथीन वगैरह में बैन लगा दिया है, ठीक है। इतना समझ गए आप लोग पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ के बारे में। सो होप कि आपको काफ़ी सारी जानकारी मिली होगी यहाँ से। इतना समझ गए तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट टाइप की इंडस्ट्री है नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री। तो भैया जो आपका इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, IT वगैरह, ठीक है ना, हैज़ हैड
प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑफ कंट्रीज इकोनॉमी, कंट्री की इकोनॉमी में इसका काफ़ी ज़्यादा योगदान है आईटी सेक्टर का, ठीक है ना। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें, आईटी की बात करें तो इट रिवोल्यूशन ओपन न्यू पॉसिबिलिटी ऑफ इकोनॉमी एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना। मतलब हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी को ग्रो करने में या सोशल ट्रांसफॉर्मेशन में आईटी सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान है, और हमें ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, हम जानते हैं भैया नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री जो आईटी सेक्टर है इसके बारे में, ठीक है। द आईटी एंड आईटी इनेबल्ड बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग जो है हमारे पास, ठीक है, जैसे आईटी ईएस बीपीओ वगैरह, ठीक है, सर्विस कंटिन्यू टू बी ऑन अ रोबस्ट ग्रोथ पाथ, ठीक है, बहुत तेज़ी से ग्रो करी है हमारी कंट्री के अंदर। इसके बाद इंडियन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हैज़ इमर्ज एज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर इन द कंट्री इकोनॉमी, ठीक है। जो इंडियन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है ना, इंडिया की जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है ना हमारी, ये बहुत तेज़ी से ग्रो करी है भैया, इतनी तेज़ी से ग्रो करी कि इसने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को पीछे छोड़ दिया, ठीक है। इसके बाद इंडियन गवर्नमेंट हैज़ क्रिएटेड नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर पार्क, बहुत सारे पार्क बनाए हैं हमारी गवर्नमेंट ने, क्यों, ताकि जो आईटी सेक्टर हो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कंट्री में आ सके, ठीक है, और जॉब मिल सके लोगों को। इसके बाद इंडिया सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हैज़ अचीव रिमार्केबल डिस्टिंक्शन फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट, ठीक है। जो इंडिया की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है ना, उसको काफ़ी अच्छा क्या मिला, डिस्टिंक्शन मिला, क्योंकि वो क्वालिटी प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है। इसके बाद मेजोरिटी ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज जो है हमारी कंट्री के अंदर ऑपरेटिंग इन अ एरिया ऑफ आईटी हैव आइदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर और रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर इन इंडिया, ठीक है। जो ज़्यादातर मल्टीनेशनल कंपनीज है हमारी कंट्री के अंदर आईटी सेक्टर में, उनके पास या तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर्स के लिए है या रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर के लिए है। द इम्पैक्ट ऑफ दिस ग्रोथ हैज़ बीन एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन विच इज़ ऑलमोस्ट डबल्ड एवरी ईयर, भैया इस इंडस्ट्री के ग्रोथ की वजह से हमारी कंट्री में जो एम्प्लॉयमेंट है हर साल लगभग दुगना हो जा रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है हमारे लिए, आईटी सेक्टर इंडस्ट्री कहें या नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री कहें, ठीक है। होप कि इतना समझ गए हो। इसके बाद ये जो मैप है ना, जो हमारा आईटी सेक्टर्स के लिए, आईटी पार्क के लिए, ये देख लेना भैया, इंपॉर्टेंट है भैया। लखनऊ एक आईटी पार्क है, कानपुर है, नोएडा, दिल्ली, देहरादून है, ठीक है, शिमला है, मोहाली है, ठीक है, गांधीनगर है, इंदौर है, नवी मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, मैसूरू, ठीक है, चेन्नई वगैरह, ठीक है ना। ये सब नाम एक बार देख लेना आप लोग, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। ये आईटी पार्क के लिए इंपॉर्टेंट है, तो एक बार इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है। इतना समझ गए तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद भैया नेक्स्ट है हमारे पास एलपीजी मॉडल, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जो हमारी कंट्री की गवर्नमेंट लेके आई थी, किसके लिए, ताकि हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी है वो तेज़ी से ग्रो हो सके। तो भैया हुआ क्या था कि जो ये नई इंडस्ट्रीज पॉलिसीज थी अनाउंस हुई थी 1991 में, ठीक है। जो मेजर ऑब्जेक्टिव थे इस पॉलिसीज़ के वो हमने ऑलरेडी गेन कर लिए हैं, ठीक है ना। करेक्ट द डिस्टॉर्शन वीकनेसेस दैट हैव केप्ट मेंटेन द सस्टेन ग्रोथ इन द प्रोडक्टिविटी, गेनफुल एम्प्लॉयमेंट एंड अटेन इंटरनेशनल कॉम्पिटिवनेस। भैया हमारी कंट्री में जो इंडस्ट्रीज़ है ना, जो ग्रो नहीं कर पा रही थी अच्छे से, उनको ग्रो कराने में मदद करी गई, ठीक है ना। नए जो दरवाजे हैं, ठीक है ना, कंट्री के लिए वो खोले गए, ठीक है ना। जो कंपटीशन है हमारी कंट्री में बढ़ाया गया इंटरनेशनली, ठीक है ना। तो हमारी कंट्री में टेक्नोलॉजी आई, हमारी कंट्री फास्ट ग्रो हुई, इंडस्ट्रीज़ ग्रो हुई, वहाँ पे आईटी सेक्टर ग्रो हुआ इस पॉलिसी की मदद से। अब जो ये पॉलिसीज़ थी ना, इसने कहाँ पे इनिशिएट किया, ठीक है, इन्हें इनिशिएट किया इन द अबॉल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। जो भैया लाइसेंसिंग सिस्टम था ना, धांधली होती थी, ठीक है, उसको बंद कर दिया, ठीक है ना। फ्री एंट्री ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी कर दिया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को सुधारा, एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, ओपन ट्रेड, अबॉल्यूशन ऑफ फेस मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम, ठीक है ना। मतलब जो फेस मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम था उसको अबॉलिश कर दिया, लिबरलाइज इंडस्ट्रियल लोकेशन प्रोग्राम, जो हमारे इंडस्ट्रियल लोकेशन प्रोग्राम था ना उसको काफ़ी ज़्यादा लिबरलाइज कर दिया, उदार कर दिया, ठीक है ना। द पॉलिसी हैज़ थ्री मेन डायमेंशन, तीन डायमेंशन थे, लिबरलाइजेशन, ठीक है ना, उदारवादी, प्राइवेटाइजेशन, यानी कि प्राइवेट सेक्टर के दरवाजे खोलो। भैया गवर्नमेंट सेक्टर कितनी है, इतनी सी है, ठीक है ना। और प्राइवेट तो हर कोई है ना, प्राइवेट तो प्राइवेट जो भी जो करना चाहे वो कर सकता है, ठीक है ना। गवर्नमेंट सेक्टर से कंट्रोल छोड़ के प्राइवेट सेक्टर को कंट्रोल देना। तो भैया जो वो देश बेचने वाली कहानी थी ना, वो 1991 में शुरू हुई थी। जस्ट मजाक कर रहा हूँ मैं, मतलब कि जो कंट्री की गवर्नमेंट है उसने कहा कि भैया प्राइवेट सेक्टर आए और वो अपना योगदान दे कंट्री के डेवलपमेंट में, यही था प्राइवेटाइजेशन। एक था ग्लोबलाइजेशन। इसके बाद ग्लोबलाइजेशन का मतलब था कि भैया आप अगर अंदर ही अंदर प्रोडक्ट बनाओगे या अंदर ही अंदर कंपटीशन होगा, कैसे चलेगा भैया। अपने दरवाजे खोलो ग्लोबल मार्केट के लिए। जब ग्लोबल कंपटीशन होगा तो आपकी जो कंपनीज है ना कंट्री की, वो ग्लोबल कंपटीशन की वजह से ऑलरेडी तेज़ी से कंपटीशन में होने की वजह से डेवलप करेगी तेज़ी से, ठीक है। इसका हमें काफ़ी ज़्यादा फायदा भी मिला। आज के समय में हमारे पास कई सारी कंपनी है जो ग्लोबली वर्ल्ड में काफ़ी अच्छी कंपनीज है, ठीक है, और काफ़ी अच्छे से ग्रो कर पाई है, ठीक है ना। इतना समझ गया। इसके बाद है द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम जो था हमारी कंट्री का, ये हमने अबॉलिश कर दिया था, ठीक है ना, फॉर ऑल एक्सेप्ट 6 इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू द सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक और इन्वायरमेंटल कंसर्न। भैया जो ये जो हमारा सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक और इन्वायरमेंट कंसर्न है, इनको छोड़ के बाकी हर चीज़ों के लिए अबॉलिश कर दिया था हमने, क्या, इंडस्ट्रियल लाइसेंस को, ठीक है। एट द सेम टाइम उसी समय पे जो इंडस्ट्रीज थी रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट के लिए जो रिजर्व थी ना इंडस्ट्रीज, ठीक है, 1956 से, ठीक है ना, उनको हमने 17 से 4 कर दिया। मतलब जो बोल रहे ना अब हम देश बेच रहे हैं वगैरह करके, तो भैया देख लो 1991 में 17 कंपनीज जो थी गवर्नमेंट के पास जो थी, वो उनने 17 से 4 कर दी थी, ठीक है ना। इसके बाद इंडस्ट्रियल
इसके बाद इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू एटॉमिक एनर्जी, जो एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड इंडस्ट्रीज है, ठीक है ना, सब्सटेंस स्पेसिफिक इन द शेड्यूल ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एज वेल एज रेलवे हैव रिमेन इन द पब्लिक सेक्टर। भाई जो रेलवे वगैरह है, जो एटॉमिक एनर्जी है, ये गवर्नमेंट के पास है, गवर्नमेंट ने इसको प्राइवेटाइज नहीं किया, ठीक है ना। इसके बाद जो गवर्नमेंट है ना, उन्होंने डिसाइड किया कि जो उनकी शेयर होल्डिंग है ना पब्लिक इंटरप्राइजेस में, ठीक है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए, जनरल पब्लिक के लिए और वर्कर्स के लिए खोल देगी उसको, ठीक है। इसके बाद थ्रेशोल्ड लिमिट जो है ऑफ एसेट्स हैव बीन स्क्रैप्ड एंड नो इंडस्ट्री रिक्वायर प्राइवेट अप्रूवल फॉर द इन्वेस्टिंग इन द डी लाइसेंस सेक्टर। भैया डी लाइसेंस सेक्टर में अगर आपको कुछ काम करना है वहाँ पे, ठीक है ना, तो आपको कोई भी अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। दे ओनली नीड टू सबमिट अ मेमोरेंडम, बस आपको मेमोरेंडम सबमिट करना होगा गवर्नमेंट को एक बार, ठीक है ना। इसके बाद नई इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ में जो हमारा FDI था ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बाहर से जो पैसा आ रहा है, ठीक है, हैज़ बीन सीन एज अ सप्लीमेंट टू द डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट फॉर अचीविंग अ हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। इसको काफ़ी ज़्यादा महत्वता दी गई और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में आए, इसमें काफ़ी ज़्यादा जोर दिया गया उस पॉलिसीज़ में, ठीक है। इसके बाद जो FDI बेनिफिट है ना, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो होता है उनके लिए, ठीक है ना, एज वेल एज जो कंज्यूमर्स होता है ना, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि ये प्रोवाइड करता है टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, ठीक है, एक्सेस टू ग्लोबल मैनेजरियल स्किल्स, ठीक है, एंड प्रैक्टिसेस, ऑप्टिमम यूज़ ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है ना। इसकी वजह से हम काफ़ी सारी चीज़ गेन करते हैं, जैसे जो टेक्नोलॉजी है ना उसका अपग्रेडेशन हो जाता है, ठीक है ना, जो एक्सेस मिल जाता है हमें ग्लोबल मैनेजरियल स्किल्स का, ठीक है ना, प्रैक्टिसेस का, ऑप्टिमम यूज़ ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज हम लोग सीख जाते हैं, ठीक है ना, मतलब काफ़ी अच्छा यूज़ कर पाते हैं नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेज का जो हमारे पास मौजूद है, ठीक है। FDI के आने से, सिर्फ FDI के आने से खाली पैसा नहीं आता भैया, टेक्नोलॉजी भी आती है, ठीक है, और काफ़ी सारी स्किल्स भी आती है। इसके बाद कीपिंग ऑल दिस इन माइंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट हैज़ बीन लिबरलाइज, ठीक है, इन सबको ध्यान में रखते हुए फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो आ रहा है हमारी कंट्री में उसको उदार कर दिया गया, लिबरलाइज कर दिया गया। एंड द गवर्नमेंट हैज़ परमिटेड एक्सेस टू एन ऑटोमेटिक रूट फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और गवर्नमेंट ने क्या किया गया, जो ऑटोमेटिक रूट है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का, उसे क्या कर दिया गया, लिबरलाइज कर दिया गया। इसके बाद इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ हैज़ बीन लिबरलाइज, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ थी ना वो काफ़ी ज़्यादा उदार कर दी, लिबरलाइज कर दी, टू अट्रैक्ट प्राइवेट इन्वेस्टर्स बोथ डोमेस्टिक एंड मल्टीनेशनल, ठीक है, ताकि प्राइवेट इन्वेस्टर हमारी कंट्री में आ सके डोमेस्टिक के और मल्टीनेशनल सेक्टर्स के लिए, ठीक है। इसके बाद न्यू सेक्टर्स जो है जैसे कि माइनिंग हो गया, ठीक है ना, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, ठीक है ना, हाईवे कंस्ट्रक्शन हो गया, एंड मैनेजमेंट जो है हैज़ बीन थ्रोन अपॉन टू प्राइवेट कंपनीज, जो बाकी के सेक्टर हैं, ताकि माइनिंग कर लो भैया, टेलीकम्युनिकेशन कर लो, ठीक है, जो आपका हाईवे कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, मैनेजमेंट वगैरह है, ये सब प्राइवेट कंपनीज को सौंप दिया, ठीक है भैया, आप कर लो अगर आपको करना है तो, ठीक है। स्पाइट ऑफ ऑल दिस कंसेशन FDI हैज़ नॉट बीन अप टू द एक्सपेक्टेशन, भैया जितनी हमारी एक्सपेक्टेशन थी उतना हमें FDI नहीं मिला। अब ऐसा क्यों आप पूछोगे, भैया खाली आपने रास्ते खोल दिए, इससे इंडस्ट्रीज नहीं आती, इससे पैसा नहीं आता, भैया आपको ग्रोथ भी दिखानी पड़ेगी, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद करना पड़ेगा, आपको उसको डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है ना, अपनी पॉलिसीज़ को उदार करना पड़ेगा इंडस्ट्रीज़ के लिए, ठीक है ना, तब जाके FDI आता है, जो उस समय तक हम बेहतर तरीके से नहीं कर पाए थे, बस धीरे धीरे हमने किया और अब जाके हमारी कंट्री में FDI काफ़ी अच्छा आता है, ठीक है ना। इसके बाद देयर हैज़ बीन अ बिग गैप बिटवीन द अप्रूव्ड एंड एक्चुअल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, भैया हमने अप्रूवल तो करा लिया लेकिन एक्चुअल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो आ रहा है ना वो अलग है, मतलब वो उतना नहीं आ पा रहा जितना हमें चाहिए, ठीक है। इवन तो नंबर ऑफ फॉरेन कोलैबोरेशन इज इंक्रीजिंग, भैया फॉरेन कोलैबोरेशन इंक्रीज कर रहा है, बट फिर भी जो FDI वगैरह है हमारी कंट्री में वो उतना नहीं आ पा रहा जितना आना चाहिए था, ठीक है, या जितनी हमारी एक्सपेक्टेशन थी, इतना समझिए। इसके बाद जो ग्लोबलाइजेशन है ना, मतलब ग्लोबल वर्ल्ड के साथ मिलना, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेशन द इकोनॉमी, ठीक है ना, जो हमारी कंट्री का इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी ऑफ कंट्री विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, दुनिया की इकोनॉमी से अपनी इकोनॉमी को क्या करना, जोड़ देना, ठीक है ना। अंडर दिस प्रोसेस गुड्स एंड सर्विसेज अलॉन्ग विद कैपिटल लेबर रिसोर्सेज मूव फ्रीली फ्रॉम वन नेशन टू अनदर, ठीक है। जब हम ग्लोबलाइजेशन का पार्ट बन जाते हैं तो जो हमारा कैपिटल है, लेबर है, रिसोर्सेज को हम एक जगह से दूसरी जगह इजीली मूव कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इन द इंडिया कंटेक्स्ट दिस इम्प्लाई, इंडिया के कंटेक्स्ट की बात करें तो हम क्या समझते हैं इससे कि ओपनिंग ऑफ इकोनॉमी टू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाय प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ टू फॉरेन कंपनीज टू इन्वेस्ट इन डिफरेंट फील्ड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन इंडिया, ठीक है ना। हम लोग इकोनॉमी को अपनी ओपन कर रहे हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है, कैसे, बाय प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करके, किनको, फॉरेन कंपनीज को, ठीक है, ताकि वो इन्वेस्ट कर सके डिफरेंट फील्ड में ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन इंडिया, ठीक है। इसके बाद रिमूविंग रिस्ट्रिक्शन, जो रिस्ट्रिक्शंस है ना उनकी बाधाएं आ जा रही है उनके रास्ते में, ठीक है, स्टेबलाइज करने में कंपनी को, उनको दूर करके या ऑब्स्टिकल्स वगैरह जो भी है उनको हटा के, ठीक है ना, ताकि जो एंट्री है मल्टीनेशनल कंपनीज की इंडिया में वो ईजी बन जाए, ठीक है। इसके बाद अलाउिंग इंडियन कंपनीज को अलाउ करके टू एंटर इनटू फॉरेन कोलैबोरेशन, ताकि जो फॉरेन की कंपनीज है उनके साथ कोलैबोरेट कर सके, ठीक है, इंडिया के अंदर, एंड ऑल्सो इंकरेजिंग देम टू सेटअप अ जॉइंट वेंचर अब्रॉड, ठीक है, बाहर अपनी कंपनी खोले, जॉइंट वेंचर करे, बाहर की कंपनी के साथ कोलैबोरेट करे, ताकि हमारी कंट्री में क्या आ सके, अच्छी टेक्नोलॉजी आ सके,
ठीक है। इसके बाद कैरिंग आउट मैसिव इंपोर्ट लिबरलाइजेशन प्रोग्राम बाय स्विचिंग ओवर फ्रॉम क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन टू टैरिफ्स, ठीक है ना, इन द फर्स्ट प्लेस, एंड देन ब्रिंगिंग डाउन द लेवल ऑफ इंपोर्ट ड्यूटीज, ठीक है, कंसिडरेबली, ठीक है ना। जो आपने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए थे उनको हटाना, ठीक है ना, और जो इंपोर्ट ड्यूटीज़ है ना बाहर की कंपनीज़ पे उसको हटाना, ठीक है ना, ये इसका एक पार्ट था। मतलब अगर आप ऐसा करोगे तभी तो कंपनीज आएगी ना बाहर की आपकी कंट्री में, ठीक है। इसके बाद इंस्टीड ऑफ सेटअप ऑफ एक्सपोर्ट इंसेंटिव ऑप्टिंग फॉर एक्सचेंज रेट एडजस्टमेंट फॉर प्रमोटिंग एक्सपोर्ट, ठीक है ना भैया, हम जो एक्सपोर्ट वगैरह है ना हमारी कंट्री में जो सामान बन रहा है उसका एक्सपोर्ट भी कर पाएँ, ठीक है ना। तो इस सब में भी हमने ध्यान दिया काफ़ी ज़्यादा, ठीक है ना। ये सब हमारा ग्लोबलाइजेशन का पार्ट था, ठीक है ना, कि बाहर की कंट्री हमारी कंपनी में आए, प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा बने, और प्रोडक्शन हमारी कंट्री में ज़्यादा होगा तो हम बाहर जाके क्या कर पाएँ, एक्सपोर्ट वगैरह कर पाएँ, ठीक है ना। इसके लिए हमने इंसेंटिव वगैरह भी दिए थे अपनी जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह है उसको, ठीक है। बट अभी और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है हमारी कंट्री को, ठीक है ना, इन सब फील्ड में, ठीक है। तो इतना समझ गए होंगे होप कि आप ग्लोबलाइजेशन के बारे में। इसके बाद जो इंडस्ट्रियल रीजन है ना हमारी कंट्री में उनको समझ लेते हैं। इंडस्ट्रियल रीजन इन इंडिया, ठीक है। तो जो इंडस्ट्रीज़ है आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन कंट्रीज। भैया सही बात है, कहीं पे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ है किसी जगह पे जहाँ की पॉलिसीज़ अच्छी है, और किसी स्टेट में जहाँ पॉलिसीज़ अच्छी नहीं है वो क्या है, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। दे टेंड टू कंसनट्रेट ऑन सर्टेन लोकेशन बिकॉज ऑफ द फेवरेबल लोकेशन फैक्टर, ठीक है। कई जगहों पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज है क्योंकि यहाँ पे जो लोकेशन के फैक्टर्स है काफ़ी फेवरेबल है, ठीक है। सेवरल इंडिसेस आर यूज टू आइडेंटिफाई फॉर क्लस्टरिंग ऑफ इंडस्ट्रीज, इंपॉर्टेंट अमंग देम आर, ठीक है। पहला है इंपॉर्टेंट ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट, दूसरा है नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर, तीसरा है क्वांटम ऑफ पावर यूज फॉर इंडस्ट्रियल पर्पज, फोर्थ है टोटल इंडस्ट्रियल आउटपुट, फिफ्थ है वैल्यू एडेड बाय मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है ना। ये सब क्या आपके पास ये आपके इंडिसेस हैं जो यूज़ किए जाते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए, ताकि हम क्लस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज हैं उनको आइडेंटिफाई कर पाएँ भैया, कि नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट कितने हैं, ठीक है ना, इंडस्ट्री में वर्कर कितने होंगे, क्वांटम पावर कितनी मिल रही है, पावर मिल रही नहीं मिल रही है, ठीक है ना, इंस्टॉल आउटपुट कितना आउटपुट मिल पा रहा है, ठीक है ना, वैल्यू ऐड कितनी कर पा रही है वो जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वहाँ पे, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, ये सब हम देखते हैं किसके लिए, इंडस्ट्रियल क्लस्टर के लिए, ओके। इसके बाद मेजर इंडस्ट्रियल रीजन जो कंट्री के हैं उनको देख लेते हैं हम लोग एक करके। तो भैया मेजर इंडस्ट्रियल रीजन को समझने से पहले ये मैप देख लो, ठीक है ना। ये मैप है हमारे पास मेजर इंडस्ट्रियल रीजन का, ठीक है। इसमें पहला है हमारे पास गुड़गांव मुंबई वाला रीजन, ठीक है ना। ये है गुजरात वाला रीजन, ये है मुंबई पुणे रीजन, इंडस्ट्रियल बेल्ट है हमारी कंट्री की, ठीक है ना। इसके बाद ये है हमारे पास यहाँ पे छोटा नागपुर वाला रीजन, ठीक है ना, ठीक है ना। इसके बाद ये है हमारे पास कलकत्ता वाला रीजन जिसको हम बोलते हैं हुगली रीजन, ठीक है ना, हुगली रीजन। इसके बाद ये है विशाखापट्टनम गुंटूर रीजन, ठीक है ना। इसके बाद ये है बेंगलुरु तमिलनाडु रीजन, ठीक है ना। इसके बाद पहला है हमारे पास मुंबई पुणे इंडस्ट्रियल रीजन। तो भैया जो मुंबई पुणे इंडस्ट्रियल रीजन है ये एक्सटेंड करता है आपका मुंबई थाने टू पुणे, ठीक है, एंड इन एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ नासिक एंड सोलापुर वगैरह, ठीक है ना। ये यहाँ का रीजन है, ठीक है। बिसाइड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हैज़ बीन रैपिड इन कोलाबा, ठीक है, जो अहमदनगर है, सतारा है, ठीक है, सांगली है, ठीक है, जलगांव डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे जो है डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से हुआ है इस रीजन में, ठीक है ना, स्पेशली कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, ठीक है ना, काफ़ी अच्छे से हुआ है इन मुंबई वगैरह में, ठीक है ना। इसके बाद जो ओपनिंग है सुएज कैनाल की 1969 में ओपन हुई थी, याद रखना है इसको, ठीक है ना। इसने काफ़ी ज़्यादा इंपेटस दिया है ग्रोथ ऑफ मुंबई पोर्ट, इसके वजह से मुंबई पोर्ट काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ा है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से क्या है ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है सुएज कैनाल से, तो मुंबई जो है एक की लोकेशन है इनके बीच में, ठीक है। इसके बाद मशीनरीज जो है वो इंपोर्ट करी जाती है इस पोर्ट वगैरह से, जो सुएज कैनाल है उससे होते हुए मुंबई पोर्ट से हम लोग जो हमारे पास मशीनरी वगैरह है उनको इंपोर्ट कर सकते हैं इजीली। इसके बाद है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो डेवलप करी गई है वेस्टर्न घाट में, ठीक है ना। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो वेस्टर्न घाट में डेवलप करी गई है, ठीक है, वो काफ़ी अच्छी है, ठीक है ना, इस चीज़ के लिए इंडस्ट्रीज़ के लिए, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ को रिक्वायरमेंट है ना इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की, ठीक है, तो उसको पूरा कर लेते हैं हम लोग किससे, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है। इसके बाद जो डेवलपमेंट हुआ है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, केमिकल इंडस्ट्रीज़ का, ठीक है, ये भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद जो ओपनिंग हुआ था मुंबई हाई पेट्रोलियम फील्ड का एंड इरेक्शन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट, इसने काफ़ी अच्छा ऐड किया है किसमें, मतलब इस रीजन में, ठीक है ना, मतलब एक मेजर पुल मिला है इस रीजन को। इसके बाद बिसाइड इंजीनियरिंग गुड्स, पेट्रोलियम रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल, लेदर, सिंथेटिक एंड प्लास्टिक गुड, ड्रग्स, फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिकल, ठीक है ना, शिप बिल्डिंग, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक, सॉफ्टवेयर, ट्रांसपोर्ट इक्विलिब्रियम एंड फूड इंडस्ट्री, ये भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे से डेवलप हुई है इस रीजन के अंदर, ठीक है ना। इसके बाद इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सेंटर्स की बात करें यहाँ पे तो मुंबई बहुत अच्छा इंडस्ट्रियल सेंटर है भाई, हम लोग जानते हैं, कोलाबा है, ठीक है ना, कल्याण बहुत नाम सुना है हम लोगों ने, थाने, टॉम्बे, पुणे, पिंपरी, नासिक, ठीक है ना, मम्बात, ठीक है ना, सोलापुर, ठीक है ना, कोल्हापुर, अहमदनगर, सतारा, संगली, ठीक है ना, ये एक इंपॉर्टेंट रीजन्स है इस जगह के, ठीक है। होप के इतना समझ गए हो। इसके बाद नेक्स्ट है भैया हुगली इंडस्ट्रियल रीजन। तो भैया हुगली इंडस्ट्रियल रीजन कहाँ है आपका, हुगली रिवर पे है, ठीक है। सो जो लोकेट है ये हुगली इंडस्ट्रियल रीजन, ये आपका लोकेटेड है कहाँ पे, ये आपका लोकेटेड है कहाँ पे, बंस एरिया में, ठीक है ना। ये कहाँ पर है आपका, नॉर्थ टू बिल्लांगर, ठीक है ना, जो कहाँ पर है, साउथ में है,
फॉर अ डिस्टेंस अबाउट 100 किलोमीटर। ठीक है ना, ये याद रखना। ठीक है ना, कहाँ से कहाँ एक्सटेंड करता है आपका, बंसबेरिया से जो कि नॉर्थ में है से बिरलांग नगर तक का आपका क्या करता है, एक्सटेंड करता है, जो 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है। इसके बीच में यहाँ पे इंडस्ट्रियल बेल्ट है। ठीक है, इसके बाद जो कलकत्ता हरोरा रीजन है यहाँ पे, ये एक इंपॉर्टेंट न्यूक्लियस है इस इंडस्ट्रियल रीजन के लिए। ठीक है, इसके बाद हिस्टोरिकल, जोग्राफिकल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल फैक्टर जो है इसने काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूट किया है इसके डेवलपमेंट में। हमें पता है कि जो हुगली है बहुत पहले से ही इंडस्ट्रियल हब रहा है अंग्रेजों के टाइम से। ठीक है, सबसे पहले वो यहीं आए थे। इसके बाद इट डेवलप विद द ओपनिंग ऑफ रिवर पोर्ट हुगली। ठीक है, हुगली में रिवर पोर्ट है, उसकी वजह से इस रीजन को काफ़ी हेल्प मिलती है। कलकत्ता जो है इसलिए भी इमर्ज किया था एज अ लीडिंग सेंटर ऑफ दिस कंट्री, हमारी कंट्री का एक समय पे एक लीडिंग हब था। ठीक है, इंडस्ट्रीज़ के लिए। ठीक है, बाद में क्या हुआ कि जो कलकत्ता है कनेक्ट किया गया जो इंटीरियर पार्ट है, ठीक है, हमारी कंट्री के, उनसे रेलवे लाइन के थ्रू या रोड रूट के थ्रू। ठीक है, इसके बाद जो डेवलपमेंट हुआ था टी प्लांटेशन का असम में, और जो नॉर्थ हिल्स जो है वेस्ट बंगाल में, वहाँ पे या जो प्रोसेसिंग है इंडिगो की, ठीक है, बहुत पहले जो हुई थी, या जो बाद में जो हमने जूट वगैरह हमने क्रॉप करना शुरू किया। ठीक है, तो इसके बाद जो ओपनिंग हुआ था कोल फील्ड का दामोदर वैली में, ठीक है, एंड द आयरन ओर डिपॉजिट जो हमें मिला छोटा नागपुर प्लेट्यू में, इसने जो यहाँ की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है ना इस रीजन का, उसमें काफ़ी अच्छा योगदान दिया। ठीक है, इसके बाद जो चीप लेबर यहाँ पर आसानी से मिल जाते थे बिहार वगैरह से या ईस्ट यूपी से, ठीक है, या उड़ीसा वगैरह से, इसने भी काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट किया। भैया लेबर्स चाहिए ना हमें, और चीप मिल जा रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या है। ठीक है, इसके बाद कलकत्ता बीइंग द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया, कलकत्ता या था ब्रिटिश इंडिया की कैपिटल था, हम लोग जानते हैं 1973 से लेकर 1911 तक का। तो इसके वजह से जो है ये ब्रिटिश कैपिटल रहा, तो यहाँ पे क्या है काफ़ी अच्छा क्या मिला, इन्वेस्टमेंट मिला इसको। ठीक है, इसके बाद जो इस्टेब्लिशमेंट था फर्स्ट जूट मिल का, वो हुआ था ऋषिरा में, कब हुआ था 1855 में। जूट सबसे ज़्यादा हमारा बंगाल में ही होता है। ठीक है, याद रखना इसको। ठीक है, इसके बाद मेजर कंसंट्रेशन ऑफ जूट इंडस्ट्री, ये कहाँ पर है, हरूरा एंड भरतपुरा में। ठीक है, कहाँ पर है ये रीजन, ये है वेस्ट बंगाल में। ओके, हरूरा और भरतपुरा। इसके बाद में जो पार्टीशन हुआ हमारी कंट्री का 1947 में, उसने काफ़ी एडवर्स, काफ़ी मतलब गलत तरीके से अफेक्ट किया इस इंडस्ट्रियल रीजन को। अब इस रीजन की बात करें तो यहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है जूट इंडस्ट्री के साथ पे, या पेपर, इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल, मशीनरी, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, फार्मास्यूटिकल, फर्टिलाइजर और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ के साथ यहाँ पे काफ़ी अच्छे से डेवलप करी है। ठीक है, इसके बाद जो फैक्ट्री थी हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड की, जो आपकी कोना नगर में थी, एंड जो डीजल इंजन फैक्ट्री थी, ठीक है, चित्तरंजन में, ये एक लैंडमार्क है यहाँ का, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है भैया, चित्तरंजन याद रखना। या जो हिंदुस्तान मोटर लिमिटेड है जो आपका कोनानगर में है, ठीक है, ये जो डीजल इंजन फैक्ट्री है ना, इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर है, डीजल इंडस्ट्री जो है आपकी, ये है आपकी चित्तरंजन में। ओके, इसके बाद जो लोकेशन है आपकी पेट्रोलियम रिफाइनरी की, जो आपका हल्दिया में है, इसने काफ़ी अच्छा फैसिलिटेट किया है बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को, क्योंकि उनको पता है कि पेट्रोलियम इंडस्ट्री बहुत सारे बाई प्रोडक्ट बनाती है। ठीक है, जो अलग अलग इंडस्ट्री के लिए फ्यूल का काम करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं, ठीक है, ऑफ दिस इंडस्ट्री, वो है कलकत्ता, हरोरा, हल्दिया, श्रीरामपुर, ठीक है, ऋषिरा, ठीक है ना, शिवपुर, ठीक है, निहाती, ठीक है ना, काकीनारा, ठीक है ना, श्यामनगर, ठीक है, टीटागढ़, ठीक है ना, शोडीपुर, बिरला नगर, बंशबेरिया, बेलगुरिया, ठीक है, त्रिवेणी, हुगली, बेलूर एक्सेट्रा, ये आगे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सेंटर है। एक दो नाम याद कर लोगे तो काफ़ी हो जाएगा। ठीक है, हाउएवर इंडस्ट्रियल ग्रोथ ऑफ दिस रीजन हैज स्लोड डाउन इन कंपैरिजन टू अदर रीजन, बाद में स्लो हो गई थी। ठीक है, डिक्लाइनिंग ऑफ जूट इंडस्ट्री इज वन ऑफ द रीजन, भैया जूट इंडस्ट्री का डिक्लाइन होना भी एक रीजन है यहाँ का, या गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा सख्त हो गई थी इंडस्ट्रीज़ के लिए आगे चल के। ठीक है, इतना समझ गए हुगली रीजन के बारे में, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है बेंगलोर चेन्नई इंडस्ट्रियल रीजन, काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन है हमारी कंट्री का, अभी भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी अच्छा। इसके बाद इसमें दिस रीजन विटनेस द मोस्ट रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन द पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड, भैया आज़ादी से पहले ही इस रीजन में काफ़ी अच्छा जो डेवलपमेंट है इंडस्ट्रीज़ का वो देखा गया था। ठीक है, 1960s तक का ये जो इंडस्ट्रीज़ थी यहाँ पे, ठीक है, ये बेंगलुरु, सलेम, मदुराई डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पे आ चुकी थी, और इसके साथ ही बाकी के डिस्ट्रिक्ट में जो तमिलनाडु का है, ठीक है, विल्लुपुरम को छोड़ के, उसमें भी क्या करी गई थी, स्प्लिट कर गई थी। इसके बाद सिंस दिस रीजन इज़ अवे फ्रॉम कोल्ड फील्ड से दूर है भैया, तो इसका जो डेवलपमेंट है वो डिपेंड करता है किसमें, वो डिपेंड करता है आपका पाईकारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट में। ठीक है ना, जो बिल्ड हुआ था 1932 में। भैया हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट से हमने इलेक्ट्रिसिटी बनाई, तो यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह है ना, उनको इलेक्ट्रिसिटी इसके वजह से मिल पाती है। ठीक है, इसके बाद जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वॉज फर्स्ट टू टेक रूट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉटन ग्रोइंग एरियाज। ठीक है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो सबसे पहले आई क्यों, कॉटन ग्रोइंग एरियाज की वजह से यहाँ पे। ठीक है, सेवरल हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज कवर्ड बेंगलुरु, जो बहुत सारी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ है वो कन्वर्ट करी गई है बेंगलोर में, मतलब बेंगलोर में बहुत सारी आपकी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री। इसके बाद जो एयरक्राफ्ट के लिए HEL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, या मशीन टूल और टेलीफोन के लिए HTL या भारत इलेक्ट्रॉनिक क्या है, ये यहाँ के लिए एक लैंडमार्क है। ठीक है, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है वो है टेक्सटाइल, रेल वैगन, डीजल इंजन, ठीक है, रेडियो, लाइट,
हो गई, जो इंजीनियरिंग गुड है, रबड़ गुड है, मेडिसिन्स है, एल्यूमिनियम, शुगर, सीमेंट, ग्लास, पेपर, केमिकल, फिल्म, सिगरेट, ठीक है, मैच बॉक्स, लेदर गुड्स जो है, लेदर गुड्स, ये क्या है यहाँ की इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज है, ठीक है। इसके बाद जो पेट्रोलियम रिफाइनरी है चेन्नई में है, आयरन एंड स्टील प्लांट जो सलेम में है, ये जो फर्टिलाइजर प्लांट है ये रिसेंटली यहाँ पर डेवलप किया गया है, ठीक है ना। तो होप कि आप समझ गए हो बैंगलोर चेन्नई इंडस्ट्रियल रीजन में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ से, कोई भी चीज़ छोड़ नहीं सकते। ओके, इतना समझ गए तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है भैया गुजरात इंडस्ट्रियल रीजन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो न्यूक्लियस है इस रीजन का वो है अहमदाबाद वडोदरा, ठीक है ना। अहमदाबाद वडोदरा बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन है गुजरात के लिए, ठीक है। बट दिस रीजन एक्सटेंड अप टू वलसाड एंड सूरत तक का फैले हुए हैं भैया, जो साउथ में है, ठीक है, और जामनगर तक का जो कहाँ पर है वेस्ट में है, ठीक है। इसके बाद डेवलपमेंट ऑफ दिस रीजन इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द लोकेशन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है। 1860 में इस रीजन में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री आ गई थी, इसके वजह से बाकी की इंडस्ट्रीज भी यहाँ पर फ्लोरिश कर पाई समय के साथ। ओके, ये जो रीजन है यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है टेक्सटाइल रीजन के तौर पे विद डिक्लाइन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन मुंबई में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री डिक्लाइन करी तो इस रीजन ने उसको पकड़ लिया, मतलब कि इस रीजन में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंक्रीज हो गई, ठीक है। ये जो इंडस्ट्रीज है ये लोकेटेड है कॉटन ग्रोइंग एरिया में, ठीक है ना। दिस रीजन हैव डबल्ड एडवांटेज ऑफ प्रॉक्सिमिटी ऑफ रॉ मटेरियल भाई पास में है, तो इसके वजह से काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मिल जाता है इस रीजन को, ठीक है। इसके बाद जो डिस्कवरी है ऑयल फील्ड की यहाँ पे जो हुई थी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अंकलेश्वर में हुई थी, वडोदरा या जामनगर में जो है, ठीक है। ये रीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए ऑयल फील्ड के वगैरह के लिए, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रीजन है ये। इसके बाद जो पोर्ट है कांडला का, इसने हेल्प किया है रैपिड ग्रोथ ऑफ दिस रीजन, कांडला पोर्ट की वजह से काफ़ी हेल्प मिली है भैया, सामान बनाओ और एक्सपोर्ट कर दो फटाफट। इसके बाद पेट्रोलियम रिफाइनरी जो है कोयाली की, इसने प्रोवाइड किया है रॉ मटेरियल को टू होस्ट पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, ठीक है। इसके बाद बिसाइड टेक्सटाइल जैसे कि कॉटन, सिल्क, सिंथेटिक फाइबर है या जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है, ठीक है। तो जो अदर इंडस्ट्रीज है आर हैवी एंड बेसिक केमिकल्स हैं यहाँ पे, मोटर है, ठीक है ना, ट्रैक्टर, डीजल इंजन, टेक्सटाइल मशीनरी, इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल, ठीक है ना, डाइस, ठीक है, पेस्टिसाइड, शुगर, डेयरी प्रोडक्ट और फूड प्रोसेसिंग, ये यहाँ की इंडस्ट्रीज है, ठीक है। अगर हम रिसेंट टाइम की बात करें तो रिसेंटली जो है पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी जो है हैज़ बीन सेटअप एट जामनगर। जामनगर भैया बहुत फेमस जो आपकी रिफाइनरी है उनमें से एक है, ठीक है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सेंटर है इस रीजन के वो है अहमदाबाद, वडोदरा, भरूच, कोयाली, आनंद खेरा, ठीक है ना, या सुरेंद्र नगर, राजकोट, ठीक है ना, सूरत, वलसाड, जामनगर, ये इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं यहाँ के इंडस्ट्रियल सेंटर्स, इतना समझ गए। इसके बाद है छोटा नागपुर रीजन, तो भैया जो छोटा नागपुर रीजन है ना आपका झारखंड में आता है, नॉर्थ उड़ीसा में आता है, वेस्ट बंगाल में आ जाता है, ठीक है। ये किसके लिए जाना जाता है, हैवी मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज़ के लिए भैया, हैवी मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज़ के लिए ये रीजन जाना जाता है, स्पेशली आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। दिस रीजन ओस इट डेवलपमेंट टू द डिस्कवरी ऑफ कोल इन दामोदर वैली एंड मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल इन झारखंड एंड नॉर्दर्न उड़ीसा। भैया नॉर्थ उड़ीसा में जो आपके नॉन मेटेलिक मिनरल्स मिले हैं या जो दामोदर वैली के पास कोल मिला है ना, उसने इस रीजन के डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्प करी है। इसके बाद जो कोल से काफ़ी नज़दीकी रीजन है ये, ठीक है, आयरन ओर यहाँ पर है ही, ठीक है ना। इसके वजह से क्या है कि यहाँ पे जो हैवी इंडस्ट्रीज है ना वो लगी है, ठीक है। इसके बाद 6 लार्ज इंटीग्रेटेड आयरन एंड स्टील प्लांट है यहाँ पे, जैसे आपका जमशेदपुर, ठीक है ना, बनपुर कुतली, ठीक है ना, दुर्गापुर, ठीक है, बोकारो, रॉल किला, सब यहाँ पर है, ठीक है। इसके बाद टू मीट द पावर रिक्वायरमेंट तो यहाँ पे थर्मल है, ठीक है ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है यहाँ पे कंस्ट्रक्टेड, ठीक है, दामोदर वैली के पास पे। इसके बाद जो डेंसली पॉपुलेटेड है सराउंडिंग रीजन प्रोवाइड, यहाँ पे चीप लेबर वगैरह मिल जाते हैं, हुगली से मिल जाते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे मार्केट वगैरह है हुगली का, ठीक है। इसके बाद हैवी इंजीनियरिंग, मशीन टूल्स, फर्टिलाइजर, सीमेंट, पेपर, लोकोमोटिव और हैवी इलेक्ट्रिकल्स हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज है इस रीजन की, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट सेंटर्स जो हैं यहाँ के वो है रांची, ठीक है ना, धनबाद, चाईबासा, सिंदरी, हजारीबाग, जमशेदपुर, बोकारो, रौलकेला, दुर्गापुर, आसनसोल, ठीक है ना, दालमी नगर, ठीक है, ये यहाँ के एक इंपॉर्टेंट क्या है सेंटर्स हैं, ठीक है ना, छोटा नागपुर रीजन के, इतना समझ गए। इसके बाद है नेक्स्ट विशाखापट्टनम गुंटूर रीजन, ठीक है भैया, इसको देख लेते हैं, विशाखापट्टनम गुंटूर रीजन आंध्र प्रदेश का, ठीक है। दिस इंडस्ट्रियल रीजन एक्सटेंड करता है कहाँ से, विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट जो कुन्नूल में है, कुन्नूल कहाँ आंध्र प्रदेश में से लेके कहाँ तक का, प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट जो साउथ में है आंध्र प्रदेश के, ठीक है। जो जो डेवलपमेंट हुआ था इस रीजन का वो विशाखापट्टनम है या जो माचलीपट्टनम पोर्ट है या जो डेवलप एग्रीकल्चर एंड रिच रिजर्व है मिनरल का, उनके वजह से हुआ था, ठीक है ना, जो हिंटरलैंड में मौजूद है, ठीक है। इसके बाद जो कोल फील्ड है ऑफ गोदावरी बेसिन प्रोवाइड एनर्जी, ठीक है। इसके बाद जो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज है यहाँ पे ये स्टार्ट हुई थी विशाखापट्टनम में 1941 में, भैया इंपॉर्टेंट है याद रखना, 1941 में क्या हुआ था, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री स्टार्ट हुई थी यहाँ पे। इसके बाद जो पेट्रोलियम रिफाइनरी है बेस्ड ऑन इम्पोर्ट पेट्रोलियम फैसिलिटेट द ग्रोथ ऑफ सेवरल पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। भैया पेट्रोलियम जो रिफाइनरी यहाँ पे ओपन हुई इसके वजह से पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज यहाँ पे बहुत सारी आ गई, ठीक है। इसके बाद शुगर जो है, टेक्सटाइल जो है, जूट, पेपर, फर्टिलाइजर, सीमेंट, एल्यूमिनियम एंड लाइट इंजीनियरिंग, ये यहाँ की प्रिंसिपल इंडस्ट्री है इस रीजन की, ठीक है ना।
इसके बाद जो आपके पास यहाँ पे लेड जिंक स्मेल्टर है जो गुंटूर रीजन के अंदर, ये याद रखना भैया, गुंटूर रीजन किसके लिए फेमस है? लेड जिंक स्मेल्टर के लिए, ठीक है। इसके बाद आयरन एंड स्टील प्लांट जो विशाखापट्टनम में है, यूजेस बेलादी लाला आयरन ओर, ठीक है। तो जो आयरन एंड स्टील प्लांट है विशाखापट्टनम का, वो बेलादी लाला आयरन ओर यूज़ करता है। इसके बाद विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, विजयनगर, ठीक है ना, राजमुंद्री, गुंटूर, इलूरू, ठीक है, कुन्नूल, ये इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सेंटर है यहाँ के। इतना समझ गए भैया। इसके बाद नेक्स्ट है हमारी कंट्री का इंपॉर्टेंट रीजन, गुड़गांव से लेके दिल्ली मेरठ रीजन, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। इसके बाद जो इंडस्ट्रीज लोकेटेड है यहाँ पे, वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है कुछ समय से। इसके बाद दिस रीजन लोकेटेड फार अवे फ्रॉम द मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज, जो पावर रिसोर्सेज हैं मिनरल वगैरह, उनसे काफ़ी दूर है, बट फिर भी जो है इंडस्ट्रीज जो है यहाँ पे ये काफ़ी अच्छे से फ्लोरिश कर रही है और मार्केट ओरिएंटेड है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक जो है, लाइट इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स, ये मेजर इंडस्ट्रीज है इस रीजन की, ठीक है। बिसाइड देयर आर कॉटन जो है, वुलन, ये सिंथेटिक फाइबर, ठीक है, होजरी जो है, शुगर, सीमेंट, मशीन टूल्स जो है, ट्रैक्टर्स वगैरह, साइकिल, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, केमिकल एंड वनस्पति इंडस्ट्रीज जो है यहाँ पर काफ़ी अच्छे से डेवलप करी गई है। इसके अलावा जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है वो भी काफ़ी ज़्यादा फ्लोरिश करी है कुछ समय पे यहाँ पे। अब इसके साउथ की बात करें तो द साउथ लाइट टू द आगरा मथुरा इंडस्ट्रियल रीजन, ठीक है, विच स्पेशलाइज इन ग्लास एंड लेदर गुड। भैया याद रखना, आगरा मथुरा जो इंडस्ट्रियल रीजन है ना, वो ग्लास एंड लेदर गुड्स के लिए फेमस है, ठीक है। इसके बाद जो मथुरा है ना, मथुरा एक ऑयल रिफाइनरी भी है, ठीक है, जो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इसके बाद जो इंडस्ट्रियल सेंटर्स यहाँ के वो है गुड़गांव, ठीक है, दिल्ली, फरीदाबाद, मेरठ, मोदीनगर, गाजियाबाद, अम्बाला, आगरा, मथुरा, ये यहाँ के क्या है इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं। ओके, इतना समझिए। इसके बाद लास्ट तो आपका कोल्लम तिरुवनंतपुरम रीजन, ठीक है ना, ये याद रखना, लास्ट है केरला का। तो जो इंडस्ट्रियल रीजन है आपका, ये स्प्रेड है किसमें? तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, अलावे, ठीक है ना, इन्नाकुलम एंड अल्पापुजा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है। प्लांटेशन, एग्रीकल्चर, हाइड्रो पावर जो है यहाँ पे प्रोवाइड करी जाती है, ये इंडस्ट्रियल बेस है इस रीजन का, ठीक है। इसके बाद जो रीजन है ना, ये मिनरल बेल्ट से काफ़ी दूर लोकेटेड है, ठीक है ना। इसके बाद एग्रीकल्चर, प्रोडक्ट प्रोसेसिंग एंड मार्केट ओरिएंटेड लाइट इंडस्ट्री, ठीक है, ये प्रीडोमिनेंट है इस रीजन की, ठीक है। अमॉन्ग दैम कॉटन, टेक्सटाइल, शुगर, रबर, मैच बॉक्स, ग्लास, केमिकल, फर्टिलाइजर और जो फिश बेस्ड इंडस्ट्री है ना, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं फूड प्रोसेसिंग की, पेपर की, कोकोनट की, ठीक है ना, ये यहाँ के कोर प्रोडक्ट्स हैं। या एल्यूमिनियम और जो सीमेंट इंडस्ट्री है ना, ये भी यहाँ पे सिग्निफिकेंट है इस रीजन के अंदर। इसके बाद जो लोकेशन है पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी की, जो कोची में है, ठीक है, हैज़ एडेड अ विस्ता ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल टू दिस रीजन। इसके बाद लोकेशन ऑफ पेट्रोलियम रिफाइनरी एट कोची हैज़ एडेड अ विस्ता ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज टू दिस रीजन, ठीक है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सेंटर यहाँ के वो है कोल्लम, तिरुवनंतपुरम, अलुवा, कोची, अलापुजा, ठीक है, पुनलुरु, ठीक है ना, ये यहाँ के इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं, ठीक है। इतना समझ गए। इसके बाद एक्सरसाइज में बढ़ते हैं फिर, और यहाँ से हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है भैया। यहाँ से मतलब इस चैप्टर से ना, इसमें आप कोई भी चीज़ छोड़ नहीं सकते। हर छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन पता नहीं है भैया एमसीक्यूज में कहाँ पर आ जाए। अब आप एमसीक्यूज के लिए नहीं पढ़ रहे हैं तो जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए मोटा मोटा एक दो एग्जाम्पल तो हर चीज़ का याद कर ही लेना, ठीक है ना। बाकी अगर एमसीक्यूज की प्रिपरेशन भी आप कर रहे हैं तो आपको हर चीज़ एक ना एक बार देखनी पड़ेगी। ओके, इतना समझ गए, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आंसर्स एमसीक्यूज के फॉर्म में पहले, विच इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन। इनमें से कौन सा फैक्टर नहीं है इंडस्ट्रियल लोकेशन के लिए, ठीक है भैया। मार्केट चाहिए होता है, कैपिटल चाहिए होता है, ठीक है, पावर चाहिए होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी, ये हमारा फैक्टर नहीं था इंडस्ट्रियल लोकेशन के लिए, ठीक है। इसके बाद है अर्लियर आयरन एंड स्टील कंपनी टू बी स्टेबलाइज इन इंडिया वॉस, भैया जो सबसे अर्लीस्ट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री थी वो कौन सी थी भैया? वो थी हमारी टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है, ये हमारी स्टेबलाइज हुई थी सबसे पहले, ठीक है। इसके बाद है जो फर्स्ट मॉडर्न कॉटन मिल वो स्टेबलाइज इन मुंबई, बिकॉज किसकी वजह से? बिकॉज मुंबई इज़ अ पोर्ट, ठीक है, ये भी एक रीजन हो सकता है। इसके बाद इट इज़ लोकेटेड नियर द कॉटन ग्रोइंग रीजन, बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट इसके बाद सी है मुंबई वॉज अ फाइनेंशियल सेंटर। तो भैया जब हम इन तीनों एग्जाम्पल को देखेंगे ना, तीनों एग्जाम्पल थोड़े थोड़े तो इंपॉर्टेंट है ही हर चीज़, ठीक है। बट तो इसके वजह से हमको इसमें ऑप्शन डी को टिक करना पड़ेगा, ऑल ऑफ द अबव, तो ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो भैया इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द न्यूक्लियस ऑफ हुगली इंडस्ट्रियल रीजन इज, तो आंसर होगा आपका कलकत्ता हरोरा। तो देखो भैया कितना डीप क्वेश्चन आ रहा है, ये आपका गिवन था पीछे, ठीक है। कलकत्ता हरोरा रीजन जो है आपका, ये क्या है? इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन है आपका, ठीक है ना। तो यही कह रहा हूँ मैं कि ये 20 से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कहीं से भी, हर चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें, स्पेशली एमसीक्यूज के लिए, तो हम कोई भी चीज़ छोड़ नहीं सकते। ओके, इतना समझिए, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर। सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर शुगर का कौन सा है भैया? भैया पहला तो हमारा महाराष्ट्र, दूसरा है उत्तर प्रदेश। भैया सेकंड पूछ रहा है, याद रखना, ठीक है, जल्दीबाजी में महाराष्ट्र में टिक मत कर देना, ठीक है, इतना समझ गए। इसके बाद है क्वेश्चन आंसर्स। तो पहला है व्हाई डू यू थिंक दैट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज अ बेसिक इंडस्ट्री टू द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। तो भैया ये हमने देख लिया था पीछे, ठीक है, बिकॉज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज अ बेसिक इंडस्ट्री और प्रोवाइड अ रॉ मटेरियल फॉर एवरी इंडस्ट्री, ठीक है। कंट्री में मतलब हर जगह जरूरत होती है इसकी,
ठीक है ना, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर किसी भी चीज़ में चले जाए, ठीक है, कोई इंडस्ट्री कोई भी सेटअप करनी हो आपको आयरन एंड स्टील लगेगा ही लगेगा। ठीक है, इसके बाद नेम टू सेक्टर ऑफ कॉटेज टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हाउ दे आर डिफरेंट, भैया ये भी हमने पीछे पूरा डिस्कस कर रखा भैया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के दो कॉटेज सेक्टर कौन कौन से हो सकते हैं आपके, ठीक है, हैंडलूम और पावर लूम। ठीक है, इसके बाद आपके पास है वाई इज शुगर इंडस्ट्री इज अ सीजनल इंडस्ट्री, भैया सीजनल इंडस्ट्री क्यों है, क्योंकि शुगर एक पर्टिकुलर सीजन में ही उगता है। ठीक है ना, नॉर्थ इंडिया की बात करें तो खारिफ सीजन में उगता है शुगर केन हमारे वहाँ। ठीक है ना, और मतलब पानी में डिपेंडेंट है, तो जब बारिश वारिश आती है तो पानी काफ़ी चाहिए इसको। ठीक है, तो तब ये उगाया जाता है, तो इसलिए सीजनल इंडस्ट्री बोलते हैं इसको, क्योंकि एक पर्टिकुलर सीजन में उगता है। इसके बाद रॉ मटेरियल बेस फॉर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, ये क्या होगा भैया, पेट्रोलियम होगा। ठीक है, नेम सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री, जो प्रोडक्ट निकलते हैं पेट्रोकेमिकल के। ठीक है, तो भैया पीछे पूरे एग्जांपल दे रखे हमने, जस्ट बैक द वीडियो एंड सी द आंसर। इसके बाद बड़ा द मेजर इम्पैक्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन इन इंडिया, ये भी हमने पीछे पूरा देख रखा भैया, जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो कैसे रिवोल्यूशन लेके आएगा इंडिया में, हमारे लिए क्यों जरूरी है। ठीक है, हमारी कंट्री ने क्या किया है इसके लिए, जो बहुत सारे पार्क वगैरह खोले हैं। ठीक है ना, सब देख लेना वीडियो में। इसके बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 150 वर्ड। ठीक है, सो पहला है हाउ डिज स्वदेशी मूवमेंट गिव अ मेजर इम्पेटस टू द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, भैया पूरा देख लिया हमने। ठीक है, जो हमारी कंट्री में जो हमारा स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था उसकी वजह से हमारे लोगों ने जो था हमारे लोकल मेड गुड को प्रेफर किया। ठीक है, रेदर देन ब्रिटिश गुड्स। ठीक है, तो हमने सब देखा था इसको अच्छे से। इसके बाद व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड हाउ दे हेल्प इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया, तो भैया ये भी हमने पूरा देख रखा है पीछे। ठीक है, एलपीजी मॉडल को अच्छे से समझा हुआ है, तो इनमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमने नहीं देखी है पहले। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन बुक के अंदर से, बट आपको बुक को डीपली पढ़ना पड़ेगा एक बार। ठीक है ना, एक बार बुक से पढ़ लीजिए या एक बार आप वीडियो को बैक कर लीजिए। ठीक है ना, तो सारे आंसर्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, सो होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। सो इफ़ यू लाइक आवर वीडियो